गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग। आज है जी अपना प्रीपोजिशन का लेक्चर नंबर 3। जैसा कि मैं आपको पिछली 2 क्लासेस से बता रहा हूँ, प्रीपोजिशन पे 5 टाइप के सवाल बनते हैं। ठीक है, कौन सी वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आती है, कौन सी के बाद नहीं आती है, इस टाइप के सवाल। इन, इनटू, ऑन, ऑन टू, बिटवीन, अमंग में क्या फ़र्क है, बाय, विद में क्या फ़र्क है, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर में क्या फ़र्क है, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फ़र्क है, मेड के बाद ऑफ भी आता है, फ्रॉम भी आता है, कौन सा कब लगाएं, इस टाइप के सवाल। फिक्स प्रीपोजिशन पे बेस्ड सवाल, ये आप फिक्स प्रीपोजिशन और ये काइंड ऑफ सेम सी बात है वैसे। और एक कुछ मिसलिनियस कॉन्सेप्ट वाला जो पोर्शन है वो अपन कर चुके हैं, ख़त्म हो चुका है। ये वाला जो पोर्शन है ये भी अपन ऑलमोस्ट कर चुके हैं, इसका थोड़ा सा पोर्शन बचा है, पहले आज उसी को करेंगे और आज अपना ये इन, इनटू, ऑन, ऑन टू वाला पोर्शन भी ख़त्म कर देंगे। यानी ये जो 3 पोर्शन है, ये और ये 3 अपने आज की क्लास के बाद अपने ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, ये जो मेड ऑफ और मेड फ्रॉम वाला है ये अपनी नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करूँगा मैं। और ये जो फिक्स प्रीपोजिशन में, जैसा मैंने आपको बोला था कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, वो कैब जैसा है, तो इसमें से 150 फिक्स प्रीपोजिशन की एक वीडियो अपलोड करूँगा, बाकी 350 की आपको PDF दूंगा। क्लियर हो गया? यानी टोटल 5 क्लासेस होंगी प्रीपोजिशन की। आज वाली क्लास के अंदर अपन ये वाला पोर्शन और इसका जो थोड़ा बचा हुआ है वो वाला पोर्शन अपन ख़त्म कर देंगे। ठीक है, आ जाइए। देखो जरा, रूल क्या है। डोंट यूज प्रीपोजिशन टू आफ्टर दीज वर्ब्स व्हेन दीज आर फॉलोड बाय एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इन वर्ब के बाद टू का यूज ना करें अगर इनके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, यानी जनरली ह्यूमन बीइंग आए, है ना। ह्यूमन बीइंग जब आप इनके बाद लिखते हो तो टू वगैरह मत लगाया करो। एक एग्जांपल से अच्छा समझ आएगा। जैसे ये सेंटेंस देखिए, दे आस्क्ड टू मी टू ब्रिंग अ न्यू सोफा फॉर देम। उन्होंने मुझे कहा उनके लिए एक नया सोफा लाने के लिए। तो सब बच्चों को पढ़ते ही पता चल गया होगा कि आस्क के बाद यहाँ पर टू नहीं आएगा, है ना। दे आस्क्ड टू मी नहीं, दे आस्क्ड मी लिखना चाहिए। क्लियर हुई इतनी बात? तो ये वाली वर्ब तो ऐसी है कि ही बेग्ड टू मी नहीं, ही बेग्ड मी लिखो। ही इन्फॉर्म्ड टू मी नहीं, ही इन्फॉर्म्ड मी लिखो। ही एडवाइज्ड टू मी नहीं, ही एडवाइज्ड मी लिखो। ये वाली वर्ब तो ऐसी हैं जिनका ऑब्जेक्ट एक ह्यूमन बीइंग बन सकता है। ये वाली वर्ब ऐसी हैं जिनका ऑब्जेक्ट एक ह्यूमन बीइंग बन सकता है। और ये वाली कैसी हैं, इनका ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं बन सकता। सबसे आसान आप समझोगे जैसे टॉक वर्ब है, ही टॉक्ड मी नहीं लिख पाओगे, ही टॉक्ड टू मी। ही टॉक्ड रोहन नहीं लिख पाओगे, ही टॉक्ड टू रोहन लिखना पड़ेगा। मेरी बात आ रही है समझ? ऐसे यहाँ पे कहीं स्पीक वर्ब आपको नजर आएगी शायद। स्पीक, ये रही स्पोक लिखी हुई ना, स्पीक की सेकंड फॉर्म है। ही स्पोक में नहीं लिख पाते, ही स्पोक टू मी लिखना पड़ता है। ही लिसनड में नहीं लिख पाते, ही लिसनड टू मी लिखना पड़ता है। यानी ये वाली ऐसी वर्ब है, ये वाली ऐसी वर्ब है जिनका ऑब्जेक्ट एक ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता। आपको प्रीपोजिशन जनरली जो टू होती है वो आपको लगानी पड़ती है। कुछ केस में प्रीपोजिशन और भी आती है लेकिन जनरली टू आती है। मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? फिर से एक बार समझिए, मैंने आपको क्या बोला। मैंने ये कहा कि भाई ये वर्ब ऐसी हैं इनका ऑब्जेक्ट एक ह्यूमन बीइंग बन सकता है। इनके बाद टू मत लगाया करो, ह्यूमन बीइंग लिखने से पहले डायरेक्ट लिख दिया करो। ही आस्क्ड टू मी नहीं, ही आस्क्ड मी लिखो। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड टू मी नहीं, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी सीधा लिखो। ही विश्ड टू मी नहीं, ही विश्ड मी सीधा लिखो। ही वेलकम्ड टू मी नहीं, ही वेलकम्ड मी सीधा लिखो। लेकिन ये वर्ब ऐसी हैं इनका ऑब्जेक्ट एक ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता। इनमें आपको जनरली टू प्रीपोजिशन इंसर्ट करनी पड़ती है। अब आप पूछोगे सर इसका क्या लॉजिक है? इसका भैया लॉजिक जबरदस्ती करके मैं कुछ लॉजिक देने की कोशिश करूंगा, उससे उल्टा और पजल हो जाओगे। देखो समझना, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा और टेंशन मत लो। याद करने के लिए ये जितनी वर्ब आपको इस पर नजर आ रही है ना, इतने ही सेंटेंसेस हैं। आप एक बार अब क्लास के अंदर बाद में नोट्स बनाते समय और तीसरी बार अगर रिवाइज कर दोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। मैंने एक भी वर्ब नहीं छोड़ी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने आज तक मैंने बैच लिए हैं, कभी सेंटेंस सब पे नहीं लिखे हैं, 4-5 पे लिख दिए, बाकी समझ जाओ भाई। लेकिन आपके बैच के लिए मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी वर्ब है, हर एक वर्ब के ऊपर सेंटेंस लिखा है। हर एक वर्ब के ऊपर आपको सेंटेंस दे रहा हूँ ताकि ये याद करनी आपको आसान हो जाए। अब इसको लॉजिक से क्यों नहीं पढ़ सकते वो मेरी बात समझना। देखो एक्चुअली है क्या लॉजिक, तो इसका कुछ ऐसा है। इसका लॉजिक कुछ ऐसा, देखो ये वाली तो आपको समझ में आ रही होंगी। इनमें से ज़्यादातर ना डाई ट्रांजिटिव वर्ब है ना। इनमें से ज़्यादातर डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। जैसे आस्क है, मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पे टू क्यों नहीं लिखते, पहले वो समझाता हूँ, फिर यहाँ पे टू क्यों लिखते हैं, लॉजिक आपको बताता हूँ,
और फिर ये बताऊंगा कि लॉजिक से क्यों नहीं पढ़ सकते। ठीक है, पहले लॉजिक बताऊंगा और फिर ये बताऊंगा कि लॉजिक से पढ़ क्यों नहीं सकते। लॉजिक सुनना, यहाँ पे टू क्यों नहीं लिखते, एक्चुअली होता क्या है अगर आपको याद हो तो ये आस्क हो गई, ऑर्डर हो गई, रिक्वेस्ट होगी, एडवाइस होगी, ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती हैं। जब आप लिखते हो ही ऑर्डर्ड मी टू गो अवे या ही रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हिम, तो जब आप ही रिक्वेस्टेड मी लिखते हो तो अगर आपको याद हो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले मैंने कहा था प्रीपोजिशन अंडरस्टूड होती है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने आप में ही टू हुम, फॉर हुम, फ्रॉम हुम का रिप्लाई होता है। तो ही रिक्वेस्टेड मी जो आप लिखते हो वहाँ पे टू अंडरस्टूड होता है। कुछ याद आ रही है मेरी ये बात? देखो आपको मैं याद कराता हूँ, तो खाली सी स्लाइड देख के यहाँ लिखता हूँ, एक बार मैं लो यहाँ लिख देता हूँ लाइन खींच के, ताकि आपको ये मेरी बात याद आए। मैंने क्या कहा था, जैसे अगर अपन सेंटेंस लिखें मान लीजिए मैंने कहा ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, ठीक है, ये मैंने सेंटेंस लिख दिया। अब अगर मैं इसको तोड़ूं तो ही सब्जेक्ट हो गया, आस्क वर्ब हो गई जो कि डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ के ना। अब अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे ना लिख के मी को बाद में लिखना चाहूँ, जैसे याद है जब आपको डाई ट्रांजिटिव मैंने पहली बार पढ़ा था तो बताया था कि ही गेव मी अ बुक, ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं ही गेव अ बुक टू मी। तो ऐसे ही जब आप इस सेंटेंस को करना चाहोगे तो कैसे लिखना पड़ेगा, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन। अब आगे डायरेक्ट मी लिख पाओगे, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन मी, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन मी, सीधा लिख पाओगे? नहीं, ही आस्क्ड अ क्वेश्चन टू मी। मेरी बात आ रही है कुछ समझ में? तो होता क्या है, ये जो जब आप इसको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में लिखते हो ना, तो यहाँ प्रीपोजिशन अंडरस्टूड हो जाती है, क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपने आप में ही टू हुम, फॉर हुम, फ्रॉम हुम का रिप्लाई होता है। तो वो जो प्रीपोजिशन है वो यहाँ पे छुपी हुई है। और कैसे पता चल रहा है छुपी हुई है? जैसे ही आप इस मी को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर से बाहर निकालोगे तो ये अपने आप आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल से बताने की कोशिश करता हूँ। देखो इधर लिखा हुआ है ही गेव मी ए बुक लिखा हुआ है। अब फिलहाल आप देख रहे हो कि ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर मैं इसी सेंटेंस को ऐसे लिखना चाहूँगा, ही गेव अ बुक, अब बताओ सीधा मी लिख पाऊंगा? ऐसे लिख पाऊंगा ही गेव अ बुक मी? ऐसे लिख पाऊंगा? नहीं लिख पाऊंगा ना। क्या लिखना पड़ेगा, ही गेव अ बुक टू मी। तो मैंने आपको क्या कहा, ये जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं ना, इनमें यहाँ प्रीपोजिशन छुपी हुई होती है। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं इनमें प्रीपोजिशन छुपी हुई होती है, तो जैसे ही उसको अलग लिखते हो तो प्रकट हो जाती है। तो अगर मैं बात करूं कि इन वाली वर्ब के साथ जब ह्यूमन बीइंग लिखते हो, इन वर्ब के साथ जब ह्यूमन बीइंग लिखते हो तो क्यों नहीं करना पड़ता, मतलब तो टू क्यों नहीं लगाते, कोई प्रीपोजिशन क्यों नहीं लगाते? क्यों? क्योंकि ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इनमें जो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है वहाँ प्रीपोजिशन अंडरस्टूड हो जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी कि आखिर इसमें क्यों लिखना पड़ जाता है। जरा मेरी एक बात समझना, स्पीक माने होता है कहना। कहना वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ कही जाएगी कि कोई इंसान कहा जाएगा? मेरी बात समझना। जैसे मैं कहूँ कि फॉर एग्जाम्पल मान लो थप्पड़ मारना है, आई स्लैप्ड रोहन। थप्पड़ मारने का ऑब्जेक्ट कोई इंसान हो सकता है, किसी इंसान को थप्पड़ मारा जा सकता है। ठीक है, पढ़ाया जा सकता है किसी इंसान को, आई टोट रोहन। मुझे बस इतना बताओ कि स्पीक वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होगा, कोई चीज होगी कि कोई इंसान होगा? मान लो मैं कहूं आई स्पोक, मैंने कहा, तो अब स्पीक वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई चीज होगी कि कोई इंसान होगा? ऑब्वियसली कोई चीज बोली जाएगी। इंसान कैसे बोला जा सकता है? ऐसे कह सकता हूं आई स्पोक रोहन। इंसान से बात करी जा सकती है। आई स्पीक रोहन नहीं हो सकता, आई स्पोक रोहन नहीं हो सकता, आई स्पोक टू रोहन हो सकता है। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूं? ऐसे अगर आप देख पा रहे हो, जैसे ये राइट वर्ब है, इंसान थोड़ी लिख दोगे यार, कोई चीज लिखोगे ना। आई रोट अ पोएम, आई रोट एन एसे, आई रोट अ लेटर। इंसान को तुम कुछ लिख सकते हो, आई रोट अ लेटर टू रोहन। अगर इंसान लिखना है तो प्रीपोजिशन लगानी पड़ रही है, नोटिस कर पा रहे हो? ऐसे ही अगर मैं कहूं जैसे डिस्क्राइब है या एक्सप्लेन है, कोई इंसान एक्सप्लेन किया जाएगा कि किसी चीज को एक्सप्लेन करोगे? आई एक्सप्लेन द थ्योरी, आई एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, आई एक्सप्लेन दैट मेथड, आई एक्सप्लेन दैट रूल। कुछ चीज एक्सप्लेन करी जाएगी ना, कि ऐसे लिख दोगे आई एक्सप्लेन रोहन। कोई चीज किसी
इंसान को जाके तुम एक्सप्लेन कर सकते हो, आई एक्सप्लेन्ड दैट कॉन्सेप्ट टू रोहन। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में? तो अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि यहाँ टू क्यों नहीं लगता और यहाँ टू क्यों लगता, तो मोटे मोटे तौर पर उसका रीज़न ये है कि ये जनरली होती है डाई ट्रांजिटिव वर्ब। इनके बाद जब ह्यूमन बीइंग लिखते हो, देखो वो चीज़ यहाँ नहीं हो सकती। देखो जैसे आस्क है, आस्क माने होता है, आस्क माने होता है या तो कहना या पूछना, है ना। कोई इंसान तो पूछा नहीं जाएगा, या तो कोई सवाल पूछा जाएगा या कोई काम करने को कहा जाएगा। इसका भी ऑब्जेक्ट इंसान होता नहीं है, लेकिन ये आस्क एक डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। इसमें जब आप ह्यूमन बीइंग लिखते हो तो वहाँ प्रीपोजिशन अंडरस्टूड हो जाती है। तो अगर मैं इसको मोटे मोटे तौर पर एक्सप्लेन करूं कि इन वर्ब के बाद ह्यूमन बीइंग लिखने पर टू क्यों नहीं लिखते, क्योंकि ज़्यादातर, इस सारी नहीं, इनमें से ज़्यादातर वर्ब डाई ट्रांजिटिव होती हैं, तो वो प्रीपोजिशन अंडरस्टूड हो जाती है। इन वर्ब के साथ टू क्यों लिखना पड़ता है, इसमें इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि इन वर्ब का ऑब्जेक्ट जनरली कोई चीज़ होगी, है ना। आप कोई चीज़ कहोगे, आप कोई चीज़ सुनोगे, आप कोई चीज़ लिखोगे। मेरी बात आ रही है समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये मोटे मोटे तौर पर इनका लॉजिक था। तो सर आपने बता तो दिया लॉजिक, आपने बता तो दिया लॉजिक। नहीं बच्चे, इसको लॉजिक से नहीं पढ़ सकते। क्यों नहीं पढ़ सकते, आओ समझाता हूँ। अभी मैंने आपको एक लॉजिक दे दिया, आपकी अंतरात्मा खुश भी होगी, हाँ बात तो ठीक सी लग रही है कि इन चीज़ों का जो ऑब्जेक्ट है ना, कोई चीज़ अनाउंस करी जाएगी, कोई चीज़ प्रस्तावित करी जाएगी, कोई चीज़ सजेस्ट करी जाएगी, कोई चीज़ रिपोर्ट करी जाएगी, कोई चीज़ एक्सप्लेन करी जाएगी। इंसान थोड़ी एक्सप्लेन किया जाएगा, इन सारी चीज़ों का ऑब्जेक्ट कोई चीज़ होगी। इंसान लिखोगे तो फिर प्रीपोजिशन डालनी पड़ेगी, और ये ज़्यादातर वर्ब डाई ट्रांजिटिव है, तो यहाँ टू अंडरस्टूड हो जाएगा। ठीक है, लॉजिक सा तो मिल गया, अच्छा भी लग रहा है। लेकिन अब जरा इन 3 सेंटेंसेस को देखो, इसको लॉजिक से क्यों नहीं पढ़ सकते? अल्टीमेटली हमें ये वर्ब रटनी ही पड़ जाती हैं। कारण क्या है, वो इन 3 सेंटेंसेस से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखो जरा, ही सेंट मी अ लेटर। आपको पता है कि ये डाई ट्रांजिटिव वर्ब है। ही सब्जेक्ट हो गया, सेंट वर्ब हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यहाँ पे टू अंडरस्टूड हुआ है। ऑब्वियसली किसी इंसान को थोड़ी भेजा गया है, भेजा तो लेटर गया ना। आप कहना क्या चाह रहे थे, ही सेंट मी अ लेटर, उसने मुझे एक लेटर भेजा। क्या भेजा उसने? लेटर भेजा। किसको भेजा? मुझे भेजा। यहाँ वो टू अंडरस्टूड हुआ है। मेरी बात आई समझ? ऐसे ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक बुक दी। सेम उसी बात लॉजिक पे, उसने क्या दिया? कोई इंसान थोड़ी लाके मुझे पकड़ा दिया, उसने मुझे एक बुक दी। क्या चीज़ दी? बुक। किसको? मुझको। यहाँ पे टू वो अंडरस्टूड हुआ है। ऐसे ही आप जब इसको राइट को करने की कोशिश करोगे, ही रोट मी अ लेटर, पढ़ने सुनने में बहुत अच्छा लगेगा। तो सर जैसे यहाँ टू अंडरस्टूड हो सकता है, यहाँ टू अंडरस्टूड हो सकता है, यहाँ भी कर दो ना। ऐसे मान लो कि टू यहाँ पे अंडरस्टूड है, जैसे यहाँ टू अंडरस्टूड हो सकता है। आपने खुद ने कहा कि सेंट तो लेटर किया गया, यहाँ टू अंडरस्टूड है। गिव तो बुक करी गई, यहाँ टू अंडरस्टूड है। ऐसे लिखा तो लेटर गया, यहाँ टू अंडरस्टूड है, कर दो ना। अब भैया यहाँ पे मेरे हाथ बंद गए। अब ये अंग्रेजों ने डाई ट्रांजिटिव, ये जिसको मानते हैं उसको मानते हैं, जिसको नहीं मानते उसको नहीं मानते, और इसका कोई लॉजिक भी नहीं है। राइट वर्ब डाई ट्रांजिटिव स्ट्रक्चर में यूज नहीं हो सकती, इसको आप ऐसे लिख ही नहीं सकते, ये गलत है। इसको अगर आपको सही करना है तो आपको इसको उठा के टू मी करना पड़ेगा यहाँ पे, इसलिए इसको रूल लॉजिक से नहीं पढ़ सकते। है क्या फंडा? मैंने तो आपको पढ़ा के छोड़ दिया, मैंने तो आपको पढ़ा के छोड़ दिया कि ये वर्ब ऐसी हैं, इनका ऑब्जेक्ट एक ह्यूमन बीइंग होगा, मतलब इनका ऑब्जेक्ट कोई चीज़ होगी, ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, है ना। और इनको मैंने कह दिया कि ये डाई ट्रांजिटिव हैं, तो इनके अंदर वो टू अंडरस्टूड हो जाता है ह्यूमन बीइंग से पहले। तो फिर बच्चा पलट के सवाल कर देगा, इनको डाई ट्रांजिटिव क्यों नहीं मान सकते? जैसे इनको डाई ट्रांजिटिव मान सकते हैं, इनको डाई ट्रांजिटिव क्यों नहीं मान सकते? तो फिर मुझे क्या कहना पड़ेगा? बेटा इसका तो कोई लॉजिक नहीं है, तो याद ही करनी पड़ेगी। अब अंग्रेज जिनको डाई ट्रांजिटिव मानते हैं उनको मानते हैं, जिनको नहीं मानते उनको नहीं मानते। अब मैं इसमें क्या करूं? तो फिर जब रटना ही है तो सीधा ही एक एक वर्ब को देख लेते हैं ना यार, उसमें सेंटेंस देख लेते हैं और याद कर लेते हैं, और कोई चारा ही नहीं है। जब फिर से देखो, मैं सम अप कर देता हूँ। मैंने क्या कहा? मैंने कहा भैया ये वर्ब के बाद जब ह्यूमन बीइंग लिखोगे तो टू मत लगाना, इन वर्ब के बाद ह्यूमन बीइंग लिखोगे तो टू लगाना। लॉजिक इसका ऐसा है कि ये ऊपर वाली वर्ब ज़्यादातर डाई ट्रांजिटिव है, इनके बाद जब ह्यूमन बीइंग लिखते हो तो वो प्रीपोजिशन अंडरस्टूड हो जाती है।
और ये वाली वर्ब ऐसी है, इनका ऑब्जेक्ट जनरली कोई चीज़ होगी, ह्यूमन बीइंग नहीं होगा। ह्यूमन बीइंग लिखना तो प्रीपोजिशन लगानी पड़ती है, लेकिन ये लॉजिक तो है इसका, लेकिन समस्या ये है फिर बच्चा कह देगा जैसे आस्क वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई ह्यूमन बीइंग थोड़ी हो सकता है सर, कोई चीज़ पूछी जाएगी। तो यहाँ आपने कह दिया वो मी से पहले टू अंडरस्टूड है, आपने कह दिया ना कि यहाँ पे ही आस्क्ड मी से पहले यहाँ टू अंडरस्टूड है, तो ऐसे ही रोट से ही रोट मी ए लेटर में टू अंडरस्टूड क्यों नहीं मान लेते? ऐसे ही स्पोक मी अबाउट दिस, वहाँ पे टू अंडरस्टूड क्यों नहीं मान लेते? तो फिर उसका मेरे पास कोई लॉजिक नहीं है। तो कुल मिला के भैया बात ऐसी है कि ये सारी की सारी वर्ब आपको एक एक सेंटेंस देख के याद करनी पड़ेंगी, लेकिन टेंशन मत लो, आप पे नहीं छोड़ रहा हूँ मैं। जनरली बैचेस में कह देता था कि एक एक वर्ब पे अपना छोटे छोटे सेंटेंस अपना लिख लो और याद कर लो, लेकिन आपके बैच के लिए मैंने यहाँ से यहाँ तक जितनी वर्ब है, जितनी पेपर में आने के चांस है, सब पे सेंटेंस लिखे, एक एक पे सेंटेंस लिखे। आओ जरा, अब ये कुछ वर्ब आपको देखते ही पता चल जाएगा। ये ऊपर वाली तो महा आसान होती है, देखो मैं आपको बताऊं, ये तो एक भी बच्चे की गलत नहीं होती, ये तो एक भी बच्चे की गलत नहीं होगी, मैं आपको पहले ही बता दूं। ये तो पढ़ते ही पता चल जाएगा, टू अजीब सा लग रहा, काट दो। ध्यान आपको देना है इन वर्ब पे, और इनमें भी कुछ खास हैं जो सबसे ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। प्रपोज आपको कर सकती है, अपोलोजाइज कर सकती है, रीड कर सकती है, सजेस्ट कर सकती है, एक्सप्लेन और डिस्क्राइब कर सकती हैं। वैसे तो ये सारी ही कर सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर ये ऐसी वर्ब हैं जो आपको कुछ ज़्यादा ही परेशान करेंगी। आओ एक एक करके शुरू करते हैं बच्चे। इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, कुछ वर्ब हैं उनका ऑब्जेक्ट डायरेक्ट ह्यूमन बीइंग बन सकता है और कुछ का नहीं बन सकता, ये याद ही करना है। और याद करने के लिए आपको मैंने सेंटेंस लिख के दे दिए, ठीक। जल्दी जल्दी 30-30 सेकेंड आप पढ़ते जाओ, फिर मैं करता जाता हूँ और इसको करते हैं। पढ़ते ही पता चल रही होंगी। ही आस्क्ड मी टू ब्रिंग होगा, ही बेग्ड मी फॉर हेल्प होगा, आई विल इन्फॉर्म योर पेरेंट्स होगा, ही एडवाइज्ड मी होगा। मैंने कहा ये जो टू हटाने वाली है ना, तो एक भी बच्चे की गलत नहीं होंगी। जिसने ज़िंदगी में इंग्लिश के 5 सेंटेंस भी पढ़े हैं ना, थोड़ी मोटी भी रीडिंग करिए कभी लाइफ में, वो इनको देखते ही पता चल जाएगा कि टू इसके अंदर गलत है। परेशान आपको वो करेंगी जहाँ पे टू लगाना होता है। देखो जरा, ये तो बहुत आसान है, ये तो देखते ही बच्चे को पता चल जाता है कि गड़बड़ है यहाँ। They allowed us, he called me, the agent assured us। अप्राइज का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ के बारे में जानकारी देना, किसी को किसी चीज़ के बारे में अवगत कराना। अप्राइज somebody ऑफ समथिंग, किसी को किसी व्यक्ति के बारे में जानकारी देना। अप्राइज वर्ब का मतलब होता है टू इन्फॉर्म somebody ऑफ समथिंग। अप्राइज वर्ब का स्ट्रक्चर देखिएगा, अप्राइज somebody ऑफ समथिंग, किसी को किसी चीज़ के बारे में जानकारी देना। ये तो ऐसे ही मेरे बिना पढ़ाए भी, अगर आप डायरेक्ट भी पेपर में बैठ जाते हैं ना, आपने एक प्रीपोजिशन चैप्टर जिंदगी में भी ना पढ़ा होता, तो भी आपको पता चल जाता कुछ अटपटा सा लग रहा है। डायरेक्ट इनके बाद ह्यूमन बीइंग लिखा जाएगा। ही रिमाइंडेड मी, ही शी वार्नड मी, गुलिवर थैंक्ड ऑल द विलेजर्स, ही विश्ड मी। दे ऑर्डर्ड मी, शी रिक्वेस्टेड मी, शी डिड नॉट इन्वाइट मी। फॉरबिड का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से मना करना। फॉरबिड की सेकंड फॉर्म है। फॉरबिड का मतलब होता है किसी को कोई काम करने से मना करना। फॉरबिड समबडी फ्रॉम डूइंग समथिंग, किसी को कोई कार्य करने से मना करना।
लग रही होगी ना ये बात तो, कि अगर तुमने प्रीपोजिशन चैप्टर ना भी पढ़ा होता, कहीं कोचिंग ना ली होती, तो ये पढ़ते ही तुम्हें पता चल जाता कि यहाँ टू एक्स्ट्रा है, यहाँ टू गलत है। दे वेलकम्ड अस, आई कंग्रेचुलेटेड हर, आई कॉम्प्लीमेंटेड हर। दिक्कत आपको करेंगे ये वाले, दिक्कत आपको करेंगे ये वाले। जैसे बहुत अच्छा लगता ना, ही आस्क्ड मी, ही रिक्वेस्टेड मी, ही ऑर्डर्ड मी, ऐसे बहुत अच्छा लगेगा, ही प्रपोज्ड मी, दे अनाउंस्ड अस, बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। दिक्कत आपको करेंगे ये वाली वर्ब। और अगर पेपर में ये आ जाती है ना, तो भाई एरर ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन वालियों को थोड़ा स्टार मार्क करके बार बार 2-3 बार रिवाइज करना, ठीक है। नोट्स बनाते समय भी इनको 2-3 बार पढ़ना कम से कम। और अगर अगर एक छोटा सा काम कर लो, थोड़े पढ़ने वाले बच्चे हो, एक एक सेंटेंस खुद ढूंढ के या खुद बना के एक सेंटेंस और ऐसा लिख लो जिसमें यहाँ पे टू डालना पड़ रहा है। अपनी वो जो होता ना, देखो ये तो वो सेंटेंस हुआ जो मैंने दे दिया, मैंने दे दिया, तुमने सीधा सीधा नोट्स में टाप लिया। अलग से जो ब्रेन यूज करोगे ना इन सेंटेंसेस पे, कि प्रपोज वर्ब पे मैंने, मुझे अच्छा याद आया, मैंने प्रपोज वर्ब पे एक सेंटेंस ढूंढ के निकाला था, ऐसे लिखा था, तो उसके याद रहने की प्रोबेबिलिटी और दुगनी हो जाएगी, ठीक है। अगर ये वाली जितनी वर्ब है, ज़्यादा नहीं है, 10-12 ही वर्ब है, इन वर्ब पे अगर आप एक एक सेंटेंस खुद से एफर्ट करके, देखो मैं भी 2-2 लिख सकता हूँ, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मेरे लिए तो जैसा एक लिखना है वैसे 2 लिखने, लेकिन खुद अलग से एफर्ट लगा के जो आप एक सेंटेंस खींच के ढूंढ के डिक्शनरी से, गूगल से ढूंढ के लिखोगे ना, वो आपको और याद करने में मदद करेगा। अरे यार अच्छा सजेस्ट में तो, वो अच्छा सजेस्ट का तो टू लगाना था, और ज़्यादा याद रहने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। पढ़ो जरा सेंटेंसेस को। हाँ जी, उसने मुझे प्रस्ताव दिया, क्या प्रस्ताव दिया, कि हमें कोचिंग सेंटर खोल लेना चाहिए जयपुर में, ठीक है। प्रपोज कोई चीज़ करी जा सकती है, ना कि कोई इंसान। तो यहाँ पे ही प्रपोज्ड टू मी लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि प्रपोज कोई डाई ट्रांजिटिव वर्ब तो होती नहीं कि टू अंडरस्टूड हो जाए, और प्रपोज वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई चीज़ हो सकती है। तो अगर ह्यूमन बींग लिखोगे तो टू डालना पड़ेगा, ठीक। दे अनाउंस द वर्कर्स दैट नो बोनस वुड बी गिवन टू देम, उन्होंने वर्कर्स को अनाउंस किया कि उनको कोई बोनस नहीं दिया जाएगा। अनाउंस कोई चीज़ करी जा सकती है, और अनाउंस कोई डाई ट्रांजिटिव वर्ब भी नहीं है कि टू अंडरस्टूड हो जाए, इसलिए आपको टू यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसने मुझसे माफ़ी मांगी उन सब गलतियों के लिए। अपोलोजाइज किसी पर्सन के समक्ष किया जाता है, तो यहाँ पे आपको टू प्रीपोजिशन डालनी पड़ेगी, चाहे बोलने सुनने में आपको बहुत अच्छा लगे। ये जो आप लिख देते हो ना सीधा, उसने उसको प्रपोज कर दिया, एक्चुअली होता है उसने उसको प्रपोज किया मैरिज के लिए, गर्लफ्रेंड बनने के लिए, ऐसे। तो यू ऑलवेज प्रपोज टू समबडी। स्पोकन में हम डायरेक्ट कह देते हैं ही प्रपोज्ड मी, शी प्रपोज्ड मी, ऐसे करके, लेकिन ग्रामेटिकली वो गलत होता है। यहाँ पे आपको प्रीपोजिशन डालनी पड़ेगी। प्लीड के साथ विद प्रीपोजिशन आती है, थोड़ा हटके ध्यान रखना, प्लीड के साथ विद आता है, प्लीड विद समबडी, प्लीड विद समबडी टू डू समथिंग। प्लीड के बाद टू नहीं, विद आता है, ये याद ही करना पड़ेगा, फिक्स प्रीपोजिशन टाइप बात है। ही प्लीडेड विद मी, शी प्लीडेड विद मी नॉट टू लीव हर अलोन, उसने उसने मुझसे बेसिकली प्लीड किया उसको अकेला ना छोड़ने के लिए। इनको पढ़िए जरा। हाँ जी,
ही टॉक्ड मीनिंग क्या लिखना पड़ेगा, ही टॉक्ड टू मी अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट शी, ही कर लेना यार यहाँ पे ना, या वहाँ शी कर लेना, एक ही बात है। उसने मुझसे बात करी उन दिक्कतों के बारे में जो वो फेस कर रहा है। ही टॉक्ड टू मी अबाउट द प्रॉब्लम्स दैट ही वॉज फेसिंग, उसने मुझसे उन दिक्कतों के बारे में बात करी जो वो फेस कर रहा था। विटनेस ने पुलिसमैन को रिपोर्ट किया, पुलिसमैन के समक्ष जाकर किसी चीज़ की रिपोर्ट करोगे, रिपोर्ट कोई चीज़ करी जाएगी, कोई इंसान नहीं रिपोर्ट किया जाएगा। हाँ, पुलिसमैन या तो रिपोर्ट किसी पर्सन के खिलाफ करोगे, ही रिपोर्टेड अगेंस्ट दैट मैन, ही रिपोर्टेड अबाउट दैट मैन, किसी व्यक्ति के बारे में कंप्लेंट कर सकते हो, या जिसको जाके कंप्लेंट करोगे अथॉरिटी के लिए टू प्रीपोजिशन आती है। जब आप किसी को जैसे कंप्लेन वर्ब भी लगाओगे ना, किसी चीज़ की कंप्लेन करोगे, जैसे कि मान लो आपको किसी व्यक्ति की कंप्लेन करनी है, ही कंप्लेंट अबाउट रजत टू द प्रिंसिपल, तो जो अथॉरिटी होती है ना, जिसको जाके डेस्टिनेशन, उसके लिए टू प्रीपोजिशन आती है। तो विटनेस ने पुलिसमैन के सामने रिपोर्ट किया रॉबरी के बारे में। अब ध्यान रखना, ये वाली जो बातें हैं ना जो मैंने कहा यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये टॉक के बाद जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आपको टू लगाना पड़ेगा। टॉक में तो खैर ऑब्वियसली इंसान ही होगा आगे, मैं आपको एक और एग्जांपल से बात समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे अब मान लो यहाँ पे वर्कर्स होता ही ना, ठीक है, दे अनाउंस्ड द न्यू स्कीम, दे अनाउंस्ड द न्यू स्कीम 2 days अगो, तो क्या स्कीम से पहले भी टू लगाते? ऐसे मत रट लेना कि अनाउंस आएगा तो टू आएगा ही आएगा, प्रपोज आएगा तो टू आएगा ही आएगा, ऐसे मत रट लेना। मान लो इस सेंटेंस में मी होता ही ना, तो भी क्या टू लगाते? नहीं लगाते ना। प्रपोज वर्ब का ऑब्जेक्ट सीधा ये दैट वाला क्लॉज बन जाता, अनाउंस का ऑब्जेक्ट सीधा ये दैट वाला क्लॉज बन जाता। मेरी बात आ रही है समझ में? अगर यहाँ पे मी होता ही ना तो भी क्या टू लगाते तुम? सीधा लिखते ना, ही अपोलोजाइज्ड फॉर ऑल द मिस्टेक्स। मेरी बात आ रही है समझ में? तो ये जो टू लगाने वाली बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको तब एग्जीक्यूट करनी है जब इसके बाद कोई ह्यूमन बीइंग दिया हो। ऐसा नहीं कि रट लिया कि ये वर्ब जब भी आएंगे तो टू आएगा ही आएगा। इसी बात को मैं आपको यहाँ से एक बार दोबारा समझाना चाह रहा हूँ। देखो, अब रिपोर्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट कोई ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता, कोई चीज़ के बारे में रिपोर्ट करी जाएगी, है ना। जिसको जाके रिपोर्ट कर रहे हो तो ह्यूमन बीइंग लिखना, तो टू प्रीपोजिशन लगानी पड़ी। लेकिन अगर इसके बाद कोई चीज़ लिख दूँ तो द विटनेस रिपोर्टेड द इंसिडेंट वर्ड फॉर वर्ड टू द पुलिसमैन, वो जो गवाह था उसने उस इंसिडेंट को शब्द ब शब्द बताया पुलिस वाले के आगे। तो अगर इसका डायरेक्ट बाद में कोई चीज़ लिख दूँ तब थोड़ी टू लगाना है, ये नो एरर हो गया। तो ध्यान रखना, ये जो मैंने कहा कि इन वर्ब के बाद आपको टू का यूज़ करना है, वो तब के लिए बताया जब ह्यूमन बीइंग लिखा हो इनके बाद। चीज़ के केस में मत कर देना वो चीज़। दे सजेस्टेड टू मी, अब मान लो जैसे यहाँ पे मी होता ही ना, मान लो ये मी है ही नहीं, तो ठीक हो जाता, दे सजेस्टेड दैट आई शुड कंसल्ट स्पेशलिस्ट आई सर्जन, सही हो जाता। लेकिन सजेस्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता, सजेस्ट कोई चीज़ करी जाएगी, और सजेस्ट कोई डाई ट्रांजिटिव वर्ब भी नहीं है कि ये टू अंडरस्टूड हो जाए। तो यहाँ पे आपको टू लिखना पड़ेगा, ये रह गया तो ये नो एरर हो जाएगा। देखो बोलने सुनने में कितना अजीब लग रहा है। अगर आपने टॉपिक ना पढ़ रखा हो, अगर आपने ये टॉपिक ना पढ़ रखा हो और ये सेंटेंस पेपर में आ जाए, तो मैं मानता हूँ कि 95% से ऊपर बच्चे जो हैं वो इसमें टू को उड़ा के चले आएंगे। और ये टू यहाँ पर एकदम सही है, चकाचक है, ये सेंटेंस नो एरर है, यहाँ पर टू आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये वाली जो वर्ब है ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है भाई। अगर ये पेपर में आई तो बहुत ही रेयर बच्चे होते हैं जो इनको कर पाते हैं। इसीलिए मैंने एक एक वर्ब पे सेंटेंस भी लिख दिया। एक एक अगर एक एक की मेहनत आप कर दोगे तो अगर इस लेवल का सेंटेंस आया तो तुम कर पाओगे। और ये वाली बात तो वैसे नरेशन में बहुत बार यूज़ हो चुकी है। जब वॉइस नरेशन पढ़ते हैं तो वो सेंटेंस होता है ना, लेट्स ऐसे करके, लेट्स गो टू अ पार्क, उन वालों के अंदर आता है सजेस्ट, और फिर आप लिख देते हैं ही सजेस्टेड हिज फ्रेंड्स, गलत हो जाता है, ही सजेस्टेड टू हिज फ्रेंड्स करना पड़ता है वहाँ। और वो यहीं पे पढ़ाया जाता है कि सजेस्ट के बाद डायरेक्टली आप ह्यूमन बीइंग नहीं लिख सकते, यहाँ पे आपको टू डालना पड़ेगा। तो बात याद रखिएगा। हाँ जी, ही स्पोक टू हिज मदर, उसने अपनी माँ से बात करी कुछ सलाह लेने के लिए। ऑल द
स्टूडेंट्स लिसन्ड टू द टीचर वेरी केयरफुली। ही रोट अभी एग्जाम्पल में भी कराया, बोलने सुनने में आपको बहुत अच्छा लगे, जैसे ही सेंट मी ए लेटर हो सकता है, ही गेव मी ए लेटर हो सकता है। सर ही रोट मी ए लेटर क्यों नहीं हो सकता? भाई मैं क्या करूं, नहीं बनाया उन्होंने इसको डाई ट्रांजिटिव, नहीं मानते अगले, अब मैं क्या करूं इसमें बता। अब यहाँ पे आपको, अब यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, देखो मान लो ऐसे स्लैश लगे हो, मान लो कि ऐसे स्लैश लगे हों, ए बी सी और डी हो गया आपका नो एरर। तो कौन से पार्ट में एरर मार्क करोगे? आंसर आपको पता है कि क्या लिखना है यहाँ पे, ही रोट अ लेटर टू मी, यही करना है, ही रोट अ लेटर टू मी, ऐसे लिखना पड़ेगा। एरर कौन से पार्ट में मार्क करोगे, ए में कि बी में? सोचो 10-15 सेकंड। हाँ जी, आपको मैंने पहले भी इस टाइप का कॉन्सेप्ट कराया था, आज एक बार दोबारा बता रहा हूँ। एरर वहाँ मार्क होता है जहाँ गलती होती है। गलती ये कि राइट वर्क का ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं हो सकता, गलती ये है। अब ये टू मी उठ के बी पार्ट में जाना है, सी पार्ट में जाना है, कि अपनी नानी के घर जाना है, उससे मतलब नहीं है। एरर वहाँ मार्क होता है, इस पोर्शन का नाम है एरर डिटेक्शन। गलती ढूंढिए, गलती सुधारिए नहीं, गलती ढूंढिए। ये सुधारिए तो मैं आपकी नॉलेज के लिए करा रहा हूँ कि अगर ये पता होगा कि गलती क्यों है, तभी तो ये पता चल रहा ना कि इसकी जगह ये लगना था, ये चीज़ यहाँ आनी थी। मुझे तो कॉन्सेप्ट पढ़ाना तो सारी बात बतानी पड़ रही है। पेपर बनाने वाले क्या पूछ रहे हैं, एरर डिटेक्शन, गलती ढूंढिए, गलती यहाँ है। ये उठ के कहाँ जाएगा, बी पार्ट जाएगा, सी पार्ट जाएगा, अपनी नानी घर जाएगा, उससे मतलब नहीं है। ऐसा आया तो ए पार्ट में एरर मार्क होगा। समझ आया? तो ध्यान रखिएगा ये वाली बात। ये बात मैंने आपको एडवर्ब वगैरह और एक दो चैप्टर में पहले भी बताई है। एरर वहाँ मार्क होता है जहाँ क्रिएट होता है, गलती वहाँ मार्क होती है जिस पार्ट में क्रिएट होती है। तो यहाँ पे गलती ये है कि राइट वर्क का ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग बन नहीं सकता। अब यहाँ पे क्या है, ये छोटा सा ऑब्जेक्ट है तो इसके बाद लिखना प्रेफर करेंगे। सर यहाँ पे बाकियों में क्यों नहीं लिख रहे, बाकियों में क्यों नहीं लिख रहे? अब देखो यहाँ पे प्रपोज वर्ब का जो असली ऑब्जेक्ट है ना, प्रपोज वर्ब का जो असली ऑब्जेक्ट है वो ये दैट वाला क्लॉज है पूरा, ये असली ऑब्जेक्ट है प्रपोज वर्ब का। ही प्रपोज्ड व्हाट, ही प्रपोज दैट, ही वे दैट वी शुड, ये है असली ऑब्जेक्ट प्रपोज वर्ब का, अगर आप देखो तो अब ऐसा तो करोगे नहीं, इस पूरे क्लोज के बाद इसको पटको, मीनिंग ही खत्म हो जाएगा बेचारे मी का, इसलिए इसको यहीं रहने दिया। सेम बात यहाँ पर है, दे अनाउंस्ड, अनाउंस्ड का असली ऑब्जेक्ट कौन है, देख पा रहे हो? दे अनाउंस्ड दैट नो बोनस वुड बी गिवन, असली ऑब्जेक्ट ये है इसका, इसलिए इसको दूर नहीं लेके जा रहे, वरना इसका मीनिंग ही खत्म हो जाएगा टू द वर्कर्स का। लेकिन यहाँ पे तो ये तो छोटा सा वर्ड है, एक लेटर, इतना सा ही ऑब्जेक्ट है। तो अगर ऑब्जेक्ट जो है वो छोटा सा होता है तो ये जो टू मी है इसको अपन बाद में लिखना प्रेफर करते हैं। इसकी जगह आप यहाँ पे लिखोगे और यहाँ पे आप टू मी लिखोगे। आ रही बात समझ में? लेकिन फिर बता रहा हूँ, अगर यहाँ पे स्लैश आ जाता है तो एरर वहाँ मार्क करना। ये तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया कि पहली बात तो राइट वर्क का जो ऑब्जेक्ट है ह्यूमन बीइंग हो नहीं सकता, आपको टू मी लिखना पड़ेगा, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, वो टू मी की बेस्ट पोजीशन क्या है? टू मी की बेस्ट पोजीशन है लेटर के बाद, ही रोट अ लेटर टू मी, ऐसे लिखना, ये बेस्ट पोजीशन है, ठीक है। लेकिन एरर कहाँ मार्क करना है? अगर यहाँ स्लैश है तो एरर ए पार्ट में ही मार्क करना है। दे प्रेड गॉड फॉर हेल्प एज नो वन एल्स वॉज एबल टू हेल्प देम, उन्होंने भगवान को प्रेयर करी हेल्प करने के लिए। बोलने सुनने में ये सारे बोलने सुनने में देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, है ना? ऑल द स्टूडेंट्स लिसन द टीचर, ही रोट मी ए लेटर, दे प्रेड गॉड, कितना अच्छा लग रहा है, दे प्रेड टू गॉड होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये जिसमें टू लगाना है ना, असली डेंजर यही है, पेपर में आती हैं तो पकड़ में नहीं आती हैं।
अच्छा लग रहा है बोलने सुनने में। मैनी स्टूडेंट्स कंप्लेंड मी अबाउट भरत, ही डिस्क्राइब्ड मी द होल इंसिडेंट, द टीचर एक्सप्लेन्ड अस द कॉन्सेप्ट, द ऑर्गेनाइजर अपील्ड द क्राउड। कितना अच्छा लग रहा है बताओ, हाँ कि ना भैया। यू कंप्लेन टू समबडी, आप कोई चीज़ डिस्क्राइब करोगे किसी के समक्ष, टू लगाना पड़ेगा। द टीचर एक्सप्लेन्ड टू अस। अब इसके अंदर देखना, इसके अंदर ये ना छोटा सा ऑब्जेक्ट है, जैसे यहाँ तो क्या हो गया, द होल इंसिडेंट दैट हैपेंड येस्टरडे, इसके बाद नहीं पुट कर सकते इसको, क्योंकि इंसिडेंट के साथ ये चीज़ अटैच है तो ये साथ ही रहेगी, एडजेक्टिवल क्लॉज है। उसके बाद उठा के नहीं लिख पा रहे तो उसको तो वही मैंने छोड़ दिया। ही डिस्क्राइब्ड टू मी द होल इंसिडेंट दैट हैपेंड येस्टरडे, लेकिन यहाँ पे मैं कर सकता हूँ ये काम। द टीचर एक्सप्लेन्ड द कॉन्सेप्ट टू अस इन डिटेल, ऐसा यहाँ पे हो सकता है। तो ये वाली बात जो है ये आपको थोड़ी मोटी, जब आप रीडिंग करोगे बार बार न्यूज़पेपर में ऐसे सेंटेंसेस वगैरह देखोगे, तब आपको ये चीज़ें दिखने लगेंगी कि इसको कहाँ पे रखना बेस्ट रहेगा हमारे लिए। एरर आपको समझ में आ चुका है, एरर आपको समझ में आ चुका है कि भैया एक्सप्लेन वर्ब का ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, डिस्क्राइब वर्ब का ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं होगा, कंप्लेन वर्ब का ऑब्जेक्ट ह्यूमन बीइंग नहीं होगा। लेकिन इसको रखना कहाँ होता है, ये जब धीरे धीरे आप रीडिंग करोगे तो आपको भी दिखने लगेंगी, चीज़ें समझ में आने लगेंगी। अगर मैं मोटे मोटे तौर पर बात करूँ अभी के लिए, तो होता क्या है कि अगर कोई नाउन क्लॉज लगा के दे रखा है, या कोई ऐसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया जिसमें अब यहाँ पे इंसिडेंट के बाद नहीं डाल सकते हम इसको, ऐसा नहीं लिख सकते। ही डिस्क्राइब्ड द होल इंसिडेंट टू मी दैट हैपेंड, क्योंकि ये दैट हैपेंड जो ये एडजेक्टिवल क्लॉज है इंसिडेंट के लिए, इसके साथ चिपका के रखना पड़ेगा। और अगर मैं टू मी को लास्ट में पटकूं तो इसका मीनिंग ही खत्म हो जाएगा। ही डिस्क्राइब्ड द होल इंसिडेंट दैट हैपेंड येस्टरडे टू मी। तुम्हें नहीं लग रहा कि उसका अस्तित्व ही खत्म कर दिया तुमने? मेरी बात आ रही है समझ में? तो ये जो इसकी पोजीशन कहाँ होनी चाहिए, ये आपको थोड़ी सी जब रीडिंग करो, क्योंकि ये कोई ग्रामर की बात तो है नहीं, है तो सेंस से पता चलेगा कि इसकी बेस्ट पोजीशन इस सेंटेंस में कहाँ पे रहेगी। ठीक है, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, ये आपको सेंटेंस के स्ट्रक्चर से ही पता चलता है। वो याद है एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन वर्ब से पहले भी लगता है, ऑब्जेक्ट के बाद भी लगता है, और ऑब्जेक्ट के बाद कहाँ घुसाया जा सकता है उसको, यहाँ पॉसिबल है कि नहीं, मैंने कहा था रीडिंग से पता चलेगा। सेम बात यहाँ पे, द ऑर्गेनाइजर अपील्ड टू द क्राउड करना पड़ेगा। क्लियर होगी इतनी बात? चलो जी, इसके साथ अपने ये दो पोर्शन खत्म हो गए। जैसा मैंने आपको कहा था ना कि प्रीपोजिशन पे 5 टाइप के सवाल आते हैं। मिसलिनियस खत्म हो गया अपना, कौन सी वर्ब का प्रीपोजिशन आती है, कौन सी बात नहीं आती, वो डिस्कस के साथ अबाउट नहीं आता, इंटर के साथ इनटू नहीं आता, और ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाले दो पोर्शन अपने खत्म हो गए। अब अपन शुरू करें ये वाला पोर्शन, इन इनटू में क्या फ़र्क है, ऑन टू में क्या फ़र्क है, बाय विद में क्या फ़र्क है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला आपकी नेक्स्ट क्लास में होगा, और ये जो 150 प्रीपोजिशन है ये उससे नेक्स्ट में होगा। नेक्स्ट 2 क्लासेस में ये पोर्शन कवर होगा। 350 प्रीपोजिशन की आपको, फिक्स प्रीपोजिशन की आपको PDF मिलेगी, वहाँ से करना है। ठीक, उसके साथ अपना प्रीपोजिशन चैप्टर वाइंड अप होगा। चलो जी, आ जाइए, डिफरेंस बिटवीन सम प्रीपोजिशंस, उस पे आने वाले सवाल। बिटवीन अमंग पे काफ़ी सवाल आते हैं, सब बच्चों को पता है। बिटवीन 2 से ज़्यादा के लिए अपना अमंग 2 से ज़्यादा के लिए आता है, और बिटवीन 2 के लिए आता है, ये बात तो सबको ही पता है। कॉस्ट जो है तुम तीनों के बीच में इक्वली बांटी जानी चाहिए। अब 3 लोग हो गए तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे अमंग आएगा, हाँ के ना, बिटवीन गलत हो जाएगा। ये जो बीमारी है ये बहुत कॉमन है यंग चिल्ड्रन में। अब चिल्ड्रन जो है 2 बच्चों की तो बात कर नहीं रहे होगे, ऑब्वियस बात है। ये जो बीमारियां हैं जनरली छोटे बच्चों में पाई जाती हैं। कोई 2 छोटे बच्चों की बात तो कर नहीं रहे होगे, सब बच्चों की बात हो रही है, ऑब्वियस बात है। 2 से ज़्यादा की बात हो रही है तो अमंग लगाना पड़ेगा। सर्वे दिखाता है कि लिंक है एजमा और एयर पोल्यूशन, अस्थमा बोल देते हैं लोग इसको, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन एजमा होती है। एजमा और एयर पोल्यूशन के बीच में लिंक है। अब ये 2 ही तो चीज़ें हैं, और एंड भी नज़र आ रहा है। याद करो, को रिलेटिव कंजंक्शन के पेयर बिटवीन अमंग का पेयर होता है, बिटवीन एंड का पेयर होता है। क्लियर हुआ? गैप अमीरों और गरीबों के बीच में, द रिच का मतलब यहाँ पे अमीर लोग, द पुअर मतलब गरीब लोग। वो जो गैप है ना अमीरों और गरीबों के बीच में, वो बढ़ गया है। अब ऐसा मत सोचना द पुअर, सर आपने तो पढ़ाया था इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगी। अबे इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? गैप है। ये जो द रिच एंड द पुअर है ये तो इस प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट बनेंगे, सब्जेक्ट तो गैप है ना, हाँ कि ना। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट गैप है।
गैप के अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर आएगी। ये जो द रिच एंड पुअर हैं ये एंड से जुड़े हुए प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेंगे। अब कितनी चीज़ें जोड़नी है, अमीरों और गरीबों के बीच में। ऐसे में सोचना अमीर तो बहुत सारे हैं, गरीब तो बहुत सारे, अबे दो चीज़ें हैं, दो क्लास हैं ये। अमीरों और गरीबों के बीच का जो गैप है ये दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करना तो फिर क्या आएगा। क्लियर हुई इतनी बात। तो ये तो थी सिंपल सी बात कि बिटवीन आता दो के लिए और अमंग आता दो से ज़्यादा के लिए। जनरली मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई सवाल बनाने का कोई तुक बनता, ये हर बच्चे को बात पता होती, इस पे सवाल बनता भी नहीं। बनता मेनली इस पे। बिटवीन जो है ना वो दो से ज़्यादा के लिए भी यूज़ हो जाता है कुछ केस में। बिटवीन का प्रयोग दो से अधिक के लिए भी किया जा सकता है जब उनका आपस में रिलेशनशिप हो। जब वो जो एलिमेंट होते हैं ना जिनकी बात करनी है, जब वो आपस में रिलेटेड होते हैं, उस केस में बिटवीन का यूज़ दो से ज़्यादा के लिए भी किया जा सकता है। इस पे सवाल बनता है। अब ये आपस में रिलेशन होने का मतलब क्या, देखो समझाता हूँ। जब मैंने कहा ये बीमारी छोटे बच्चों में पाई जाती है, तो वो जो छोटे बच्चे हैं उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। हर बच्चे की बात हो रही है, वहाँ पे आपस में वो कनेक्टेड नहीं है किसी तरीके से। मेरी कुछ बात आ रही है समझ में थोड़ा मोटा। जैसे यहाँ पे इन दोनों का एक रिलेशन है, एजमा और एयर पोल्यूशन का। अमीरों और गरीबों के बीच में गैप की बात हो रही है। बिटवीन जब लगाते हैं तो रिलेशन होता है आपस में दो एलिमेंट का। अमंग जब लगाते हैं, मान लो मैं कहूँ कि वो लड़का उन सब क्रिमिनल्स के बीच में बैठा था, तो उन क्रिमिनल्स का आपस में यहाँ पे कोई रिलेशन इस्टेब्लिश नहीं हो रहा। ज़्यादा अच्छा और समझ में आएगा और एग्जाम्पल से देखो। जैसे ये दो एग्जाम्पल देखो आप। एक एग्रीमेंट साइन हुआ है फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली के बीच में। अब यहाँ पे समझना है जो एग्रीमेंट है ये फ्रांस का जर्मनी के साथ भी है, फ्रांस का ऑस्ट्रिया के साथ भी है, फ्रांस का इटली के साथ भी है, इटली का ऑस्ट्रिया के साथ भी है, और ऑस्ट्रिया का जर्मनी के साथ भी है, जर्मनी का फ्रांस के साथ भी है, फ्रांस का ऑस्ट्रिया के साथ भी है, इटली का जर्मनी के साथ भी है। तो ऐसे जितने पेयर बन सकते हैं सब आपस में कनेक्टेड हैं। जब भी कोई एग्रीमेंट साइन करने की बात होगी, डील साइन करने की बात होगी, तो जितने जितने एलिमेंट हैं वो आपस में कनेक्टेड माने जाएंगे। और कनेक्टेड माने जाएंगे, फिर वो 2 हों चाहे 20 हों, वहाँ पे आप बिटवीन का यूज़ करोगे। समझ में आया? ऐसे अगर कोई मैच खेलने की बात होगी, ये जो टूर्नामेंट है ये खेला जाएगा इंडिया, पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच में। अब एक मैच इंडिया का पाकिस्तान से हो रहा है, फिर पाकिस्तान का श्रीलंका से हो रहा है, फिर श्रीलंका का इंडिया से हो रहा है, इंडिया का डायरेक्ट श्रीलंका से हो रहा है। हाँ के ना? ऐसे पेयर बनते हुए चलेंगे। एक टाइम पे तो 2 ही टीम खेलेंगी ना। या तो ऐसे समझ लो कि एक टाइम पे 2 ही टीम खेलेंगी, या फिर ऐसे समझ लो कि आपस में कनेक्टेड है, रिलेटेड है। जब ऑप्शंस आपस में कनेक्टेड होते हैं, जब ऑप्शंस आपस में कनेक्टेड होते हैं, रिलेटेड होते हैं, जिनकी बात कर रहे हो, जो एलिमेंट आपस में रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, तो चाहे 2 हों या 2 से ज़्यादा हों, बिटवीन का यूज़ होता है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सर ये 2 सेंटेंस में तो पढ़ के आप तो यहाँ पे थे, तो आपने एक्सप्लेन कर दिया कि ये एलिमेंट कनेक्टेड है। पेपर में जब आएगा तो सर हम कैसे सोच पाएंगे ये एलिमेंट कनेक्टेड है कि नहीं है। बिल्कुल लोड मत लो, पेपर में इन्हीं 2 में से एक एग्जाम्पल आएगा, या तो एग्रीमेंट या डील वाला, या मैच खेलने वाला, यही 2 आएंगे, टेंशन मत लेना। तो जब भी आप देखो कि कोई डील साइन करने की बात हो रही है, कोई एग्रीमेंट साइन करने की बात हो रही है, कोई प्रपोजल साइन करने की बात हो रही है, तो उस केस में चाहे एलिमेंट 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, बिटवीन लगाएंगे। कोई टूर्नामेंट की बात हो रही है, कोई मैच खेलने की बात हो रही है, तो एलिमेंट 2 हो चाहे 2 से ज़्यादा हो, बिटवीन लगाएं। याद कर लीजिएगा, ठीक है? पेपर में आपको परेशानी नहीं आएगी। अगला जी, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है कि बगल में किसी चीज़, जैसे आप ना मान लो इस साइड पर रजत बैठा है, तो वो मैं रजत के बगल में बैठा हूँ। हरी बात समझो। ये वाला मतलब होता है नेक्स्ट, एट द साइड ऑफ समथिंग और नेक्स्ट टू समथिंग, किसी के बगल में। ये वाला जो बिसाइड्स होता है, एस वाला, इसका होता है इस चीज़ के अलावा। अच्छा, टीचिंग के अलावा और क्या करते हो? बिसाइड्स टीचिंग व्हाट डू यू डू? टीचिंग के अलावा और क्या करते हो? तो इसका मतलब होता है के अलावा, इन एडिशन टू समथिंग। ये 2 सेंटेंस देखो जरा, किसमें क्या आएगा बताना। हाँ जी, वो एक पेड़ के बगल में बैठी थी, पेड़ के अलावा बैठी थी, तो मीनिंग होगा नहीं। तुम्हें और कौन सी टाइप की म्यूजिक, और कौन सी टाइप्स के म्यूजिक पसंद है क्लासिकल के अलावा? क्लासिकल के बगल में तो मीनिंग होगा नहीं। बोलो जी, क्लियर हो गया?
अक्रॉस और थ्रू को देख लीजिए। अक्रॉस और थ्रू के अंदर एक डिफरेंस तो ये होता है कि अक्रॉस आता है 2 डायमेंशन के लिए और थ्रू आता है 3 डायमेंशन के लिए। कहने का मतलब क्या है, अक्रॉस का मतलब होता है किसी चीज़ के एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक चले जाना। पहले आप इसको समझो, मान लो एक खेत है, एक खेत है जिसमें बहुत माइनर छोटी सी घास है या कुछ नहीं है, बिल्कुल प्लेन है, और उस खेत के एक किनारे से, मान लो जैसे रेक्टेंगुलर खेत था, एक ये रेक्टेंगुलर खेत है और ये जो बिल्ली या कोई जानवर है ये इस किनारे से इस किनारे तक पहुंच जाए, तो दैट एनिमल वॉक्ड अक्रॉस द फील्ड, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल चीज़ है, 2D प्लेन है। जब आप फर्श पे चलते हो तो यू वॉक्ड अक्रॉस द रूम। आप मान लो एक बड़ा सारा हॉल है, आप उसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक चले गए तो यू वॉक्ड अक्रॉस द हॉल। 2 डायमेंशन में जब आप एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाते हो तो उसके लिए अक्रॉस प्रीपोजिशन का यूज़ होता है। लेकिन अगर ये चीज़ 3D हो जाए, जैसे घास वास हो जाए, आपके साइज़ के कंपेरेबल, मतलब अगर एक इंसान की हाइट 5 फुट है तो 4 फीट, 3 फीट, 6 फीट, कम से कम मतलब 3 फीट के आसपास, मतलब जिसमें वो 3D महसूस हो उस इंसान के कंपेरेबल हाइट में। अब है तो वैसे तो छोटी छोटी घास उगी हुई, तो है तो ये भी 3D, लेकिन इस एनिमल के कंपैरिजन में आप इसको नेग्लिजिबल मान सकते हो। तो ऐसा अगर आपको फील हो रहा है कि 3D टाइप फील हो रहा है, वहाँ पे उसकी एक हाइट भी मतलब कंपेरेबल हाइट है, 3D चीज़ होगी, तो फिर थ्रू आएगा। इसीलिए आप जब देखते हो कि टनल वगैरह होती है ना, ट्रेन पास्ड थ्रू द टनल, टनल कैसी होती है, 3D फॉर्म में होती है, सिलेंड्रिकल फॉर्म में होती है, तो इसलिए द टनल पास्ड अक्रॉस द ट्रेन पास्ड अक्रॉस द टनल, नहीं थ्रू द टनल लिखते हैं अपन वहाँ पे। मेरी बात आ रही समझ में क्या कहना चाह रहा हूँ? वही बात आप देखो, जब आप नदी में तैरते हो, नदी में तैरते हो तो पानी के ऊपर इंसान फ्लोट कर रहा होता है। तो अगर पानी के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ऑब्वियसली पानी के थोड़ा मोटा तो हाथ अंदर जाते हैं, लेकिन ओवरऑल तो इंसान ऊपर ही रहता है ना, तो उसके लिए आप लगाते हो ही स्वम अक्रॉस द रिवर, नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक चला गया। ऐसे मान लो रोड के ऊपर चल के जाएगा तो ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड, एक किनारे से दूसरे किनारे तक। लेकिन अगर वो नहीं होता पानी के अंदर अंदर स्विमिंग करना, ऊपर आते ही नहीं, बाद में सांस लेने के लिए सीधा ऊपर आएगा, अंदर अंदर तैरता जा रहा है, तो ही स्वम थ्रू द रिवर, ही स्वम थ्रू द पूल, ही स्वम थ्रू द वाटर। अगर आप ऐसे अंदर अंदर 3D में चल रहे हो तो फिर थ्रू लगाओगे, ऊपर ऊपर लगाओगे तो अक्रॉस। तो अक्रॉस आता है 2 डायमेंशन के लिए और थ्रू आता है 3 डायमेंशन के लिए। एक तो मोटा मोटा ये वाला डिफरेंस है, ठीक है। एक डिफरेंस थोड़ा सा और होता है, एक अक्रॉस का एक मीनिंग होता है किसी चीज़ के उस पार। जैसे मैं कहूँ किसी ने मुझसे पूछा, अरे यार ये जूतों की दुकान कहाँ होगी पास में, वॉक स्ट्रेट फॉर 10 मीटर्स एंड इट्स लोकेटेड जस्ट अक्रॉस द रोड। यानी अपन मान लो रोड के मैं लेफ्ट साइड पे हूँ, अगर सीधा चलो और फिर उस साइड पे देखना, रोड के उस पार देखना। अक्रॉस द रोड का मतलब होता है रोड के उस पार। एक ये वाले मीनिंग में भी अक्रॉस यूज होता है, वहाँ पे थ्रू यूज नहीं हो पाएगा। एक तो 2D 3D वाला डिफरेंस है, और एक जब आपको लगे कि सेंटेंस में मीनिंग देना है रोड के उस पार, तो फिर अक्रॉस आएगा। ये 4 सेंटेंसेस है, आप करिए फिर मैं कराता हूँ। हाँ जी, फ्लोर है, फर्श है, 2D होगा, तो वो फ्लोर के अक्रॉस गई, मतलब वो जो फर्श था उसके अक्रॉस गई और जाके बेड पे लेट गई, तो यहाँ पे 2 डायमेंशनल की बात हो रही है तो अक्रॉस आ जाएगा। अब यहाँ पे वुड्स का मतलब था जंगल, जंगल कैसा माना जाएगा, 3D माना जाएगा, तो थ्रू आ जाएगा। एक नया गराज ओपन हुआ है ब्रिज के उस पार, ऑब्वियसली ब्रिज के अंदर से जाके तो गराज ओपन होगा नहीं, ब्रिज के उस पार कहना चाहते हो कि पुल के उस पार चले जाओ, वहाँ नया गराज ओपन हुआ है, उस पार वाला मीनिंग देना तो अक्रॉस आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे मेडिकल शॉप जो है, इस लेन, ये जो लेन है, ये जो रोड है, जो स्ट्रीट है, इसके उस पार पे है वो,
तो यहाँ पे भी अक्रॉस आ जाएगा। नेक्स्ट पे इन इनटू, आसान है बिल्कुल। मान लो जैसे मैं कहूँ फॉर एग्जांपल, मान लेते हैं कि जैसे ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास है, ठीक है, इसमें मैंने कोई चीज़ डाल दी, फॉर एग्जांपल ये बॉटल डाल दूँ मैं इसके अंदर, तो बॉटल इज इन द ग्लास, ये इसके अंदर पड़ी है ना, स्टेशनरी है। और अगर मान लो कोई चीज़ इसके अंदर फेंक की जाए, मान लो मैं कोई चीज़ इसके अंदर फेंक देता हूँ, और जैसे मैंने ही थ्रू द बॉटल इनटू द ग्लास, अगर मोशन में होगी चीज़ तो इनटू आ जाएगा, अगर आप स्टेशनरी दिखाना चाहते हो कि वो चीज़ वहाँ पड़ी है तो फिर इन आ जाएगा। इतनी सी बात है। जैसे अब ये बॉल है, ये इसके अंदर पड़ी है तो फिर ये इन हो गया, और अगर मैं इसको फेंक रहा हूँ तो आई थ्रू द बॉल इनटू द बॉक्स, द बॉल इज गोइंग इनटू द बॉक्स। क्लियर होगी? सेम जो लॉजिक है वो ऑन टू का भी है। अब कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पड़ी है, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर पड़ी है, मान लो जैसे ग्लास है, या फॉर एग्जांपल इसको टेबल का सरफेस मान लो आप, ये जो ग्लास है इसको टेबल का सरफेस मान लिया, तो अब ये टेबल के ऊपर ये बॉटल पड़ी है, द बॉटल इज लाइंग ऑन द टेबल। अब ये जो बॉटल है टेबल के ऊपर है, और ऐसे ही कोई चीज़ अगर मोशन में, जैसे जानवर वगैरह अक्सर किसी चीज़ पर झपट्टा मारते से कूदते हैं उसके ऊपर, मोशन में होगा तो ऑन टू आ जाएगा। इतना सा डिफरेंस है दोनों में। कर दो जरा जल्दी से। हाँ जी, ये कोट कितने का है जो तुमने डिस्प्ले पे लगा रखा है? ये जो विंडो पे तुमने डिस्प्ले के लिए लगा रखा है, ये कोट कितने का है तुम्हारा? अब ऑब्वियस बात है, कोट वहाँ मोशन में तो होगा नहीं, वहाँ पे वो चीज़ पड़ी हुई है, उसके अंदर लगी हुई है। क्लियर हो जाएगा? अब ये विंडो का मतलब यहाँ पे खिड़की वाला विंडो नहीं है, वो जो बाहर डिस्प्ले पे लगाते हैं ना अपन, उसके अंदर रखा हुआ है वो, ठीक है। इसको मैं विंडो को इन द डिस्प्ले पैनल या ऐसा कुछ कर देता हूँ, ठीक है। समझ जा रहा हो ना? जैसे शोरूम के बाहर वो ऐसे लगा नहीं होता, ग्लास का इतना ऐसे 3D से टाइप का बना देते हैं, उसके अंदर वो टंगा हुआ है, वो कहना चाहता हूँ मैं यहाँ पे। ये रूम की खिड़की मत समझ लेना, कहीं को वो तो 2 डायमेंशनल है, उसके अंदर कोट गया कैसे और ये वो ऐसे मत सोच लेना, ठीक है। अच्छा जी, ही रैन फास्ट, वो तेजी से भागा था और पूल के अंदर जंप कर गया। अब मोशन को दिखाना तो इनटू आ जाएगा। दे लिव इन दैट ओल्ड हाउस, वो उस पुराने से घर में रहते हैं पहाड़ी पर। अब घर तो स्टेशनरी, ऐसा थोड़ी है पहाड़ी पे घर कूदता फिर रहा है, तो यहाँ पे ऑन आ जाएगा। अब लायन जो है वो हिरन के ऊपर झपटा मारा उसने, तो अब ऑन आ जाएगा। एक छोटी सी चीज़ मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ, आप कहीं पे हो सकता है एग्जाम्पल पढ़ो, आप कहीं पे हो सकता है एग्जाम्पल पढ़ो एक बॉल को नदी में फेंकने का। ही थ्रू द बॉल, वहाँ पे इनटू नहीं, वहाँ पे इन द रिवर दिया हो। तो कई बार क्या होता है, ऐसी चीज़ें जो होती है ना, होता क्या है कि देखो इसको ऐसे समझना, इस बात को मैं लिख के बता देता हूँ, चलो। हो सकता है कि आप कहीं पे एग्जाम्पल पढ़ो तो वहाँ पे आपको एग्जाम्पल ऐसा दिख जाए, मैं इसको थोड़ा स्टार मार्क करके एक्स्ट्रा में लिख देता हूँ, कि यू द बॉल इन द रिवर, ठीक है। अब यहाँ पे सर थ्रो कर रहे हैं तो मोशन हो रहा है ना, तो इनटू आना चाहिए, इन कैसे आया हुआ है? अब इस एग्जाम्पल को ऐसे जस्टिफाई किया जा सकता है, 2 तरीकों से जस्टिफाई कर सकते हो। एक तो ऐसे जस्टिफाई कर सकते हो कि बॉल वगैरह जो चीज़ होगी ना, बॉल जनरली आप देखोगे कि हवा भरी होती है बॉल के अंदर, है ना, तो बॉल वगैरह जनरली नदी में डूबेगी नहीं, पानी के अंदर डूबेगी नहीं, तो वो कभी इन द रिवर तो जा ही नहीं पाएगी ना, मतलब उसके अंदर तो जा ही नहीं पाएगी,
इनटू कहने के लिए उस जब भी आप इनटू लगाते हो तो वो चीज़ उसके अंदर तक जानी चाहिए। तो यहाँ पे आप उसको नदी को एक चीज़ मान के उसके ऊपर ऊपर ही तैर पाएगी वो। तो या तो ऐसे इसको जस्टिफाई कर लो अपने माइंड में, या फिर आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि यहाँ पे बेसिकली उसके मोशन पर आपका स्ट्रेस नहीं है। यहाँ पे आप बताना चाहते हो अच्छा कहाँ फेंकी उसने बॉल, नदी में फेंक दी यार। यहाँ पे उस बॉल के मोशन पर आपका कोई ध्यान नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, फोकस नहीं है। यहाँ पे आप सिर्फ बताना चाहते हो कहाँ फेंकी, तो इन द रिवर, खाली आपको प्लेस दिखाना है। ये थ्रो करने के एक्शन पर स्ट्रेस नहीं है, यहाँ पे बेसिकली आप दिखाना चाहते हो बॉल फेंकी कहाँ गई है। ये दो तरीके से इस एग्जाम्पल को जस्टिफाई किया जा सकता है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि काफ़ी बुक्स में आपको एग्जाम्पल मिलेगा, फिर आप पजल होगे, परेशान होगे, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल अलग से लिख के बता दिया। नेक्स्ट पर जाइए। इसकी कोई रिलेवेंट फोटो मुझे मिली नहीं, तो इसकी फोटो मैं खुद ही बना के आपको समझाऊंगा। ओवर और अबो, ओवर और अबो, देखो समझना। मान लो एक बंदा है, ठीक है, इसके सिर के ऊपर एक बॉक्स पड़ा है, इसके सिर के ऊपर एक बॉक्स है, ठीक। तो ये जो बॉक्स है ये ऑन हिज हेड है। ये जो बॉक्स है इसके लिए क्या लगाएंगे अपन, द बॉक्स इज ऑन हिज हेड। क्लियर हो इतनी बार? अच्छा, और ये जो बंदा है अगर इसके टच नहीं हो रहा, लेकिन जैसे यहाँ पे पंखा घूम रहा है मान लो, ठीक, एक फैन चल रहा है, लेट से ये फैन है, तो ये फैन जो है ऑन हिज हेड तो लिख नहीं पाएंगे क्योंकि ऑन में तो जनरली टच होती है चीज़। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, द फैन इज ओवर हिज हेड, द फैन इज ओवर हिज हेड। इतनी बात आ रही समझ कि फिजिकली कोई चीज़ अगर आपके ऊपर होती है, जैसे अब यहाँ पे अगर मैं इसको आपको स्टूडियो की बात बताऊँ तो लाइटें ऊपर लगी हुई हैं यहाँ पे, क्योंकि सामने लगाऊंगा तो बोर्ड पर रिफ्लेक्शन आएगी, तो इसकी लाइटें छत में लगी हुई हैं। तो मैं क्या कहूँगा, देयर आर लाइट्स ओवर माई हेड, मेरी छत, मेरे सर के ऊपर। और मान लो कुछ पक्षी ऊपर उड़ रहे हैं, तो देयर सम बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर माई हेड। कई बार वो नहीं होता, जैसे पार्क वार्क में आप जाते हो, पार्क में जाते हो तो सिर पे मच्छर से नहीं घूमने लग जाते, है ना, मच्छरों का एक झुंड, जहाँ जहाँ आप जाते हो सिर पे वो ऊपर घूमते रहते हैं। तो सम मस्कीटोज या सम फ्लाइज आर फ्लाइंग ओवर माई हेड। भी आपको चीज़ टच ना कर रही हो, आपके ऊपर हो, उसको फिजिकल पोजीशन के लिए आप ओवर लगाते हो, ठीक है। अब अबव को समझना। सुनने बोलने में सेम सा लगता है, ओवर माने भी ऊपर, अबव माने भी ऊपर, ऐसे लग रहा होगा, लेकिन समझना अबव का यूज करते हैं आप किसी स्टैंडर्ड के लिए। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने देखा होगा नदी वगैरह पे जब ब्रिज बांध वगैरह लगाते हैं तो उस पर आपने कभी नोटिस किया मार्किंग कर रखी होती है बहुत जगह। ऐसे भी ये नदी में कितना पानी है, लेट से ये एक ब्रिज टाइप का बना हुआ है, ठीक है, और ये इसके पिलर्स हैं, और यहाँ पे ऐसे निशान लगे हुए हैं कि 60 मीटर, है ना, 70 मीटर, ऐसे करके ऐसे निशान लगे हुए हैं, ठीक। अब नदी में पानी मान लो यहाँ पर है तो खतरे के निशान से नीचे, लेकिन अगर पानी 60 मीटर से ऊपर आ जाएगा तो बाढ़ आ सकती है। तो फिर मैं क्या कहूँगा, द रिवर इज फ्लोइंग अबव द डेंजर मार्क, ओवर नहीं अबव। किसी एक पैमाने, किसी एक नाप से ऊपर नीचे की बात करते हो तो अबव लगाते हो। जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट जॉब के अंदर बात हो रही होगी कि आपकी हाइट 5 फुट 6 इंच से ऊपर होनी चाहिए, यूर हाइट शुड बी अबव 5 फीट 6 इंच, यहाँ पे ओवर नहीं आएगा। मेरी बात आ रही है समझ, क्या कहना चाह रहा हूँ, किसी एक फिक्स पैमाने, एक स्टैंडर्ड से ऊपर नीचे की बात करोगे तो अबव बिलो आते हैं, अबव और बिलो। ओवर अंडर आते हैं पोजीशन के लिए। ऐसे समझना कि ओवर अंडर शो करते हैं पोजीशन को, ओवर अंडर शो करते हैं पोजीशन को, और ये जो अबव बिलो होते हैं शो करते हैं स्टैंडर्ड को। जैसे बिलो कब लगा पाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये टेबल है एक, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक टेबल है, लो तुम्हारे लिए थोड़ा 3D कर देता हूँ, ठीक है, डबल डबल इसकी टांगे भी करूँ क्या, अब तो लग रहा है कुछ टेबल टाइप का। मान लीजिए कि एक टेबल है, अब इसके नीचे एक बिल्ली बैठी है। अब ये मत कहना है बिल्ली नहीं लग रही, बिल्ली बनाऊंगा तो क्लास बिल्ली बनाने में निकल जाएगी, ठीक है। अब टेबल के नीचे एक बिल्ली बैठी है, तो द कैट इज सिटिंग बिलो द टेबल की अंडर द टेबल, द कैट इज सिटिंग बिलो द टेबल की अंडर द टेबल। अब यहाँ फिजिकल पोजीशन की बात हो रही है, पोजीशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आएगा अ कैट इज सिटिंग, अ कैट इज सिटिंग
अंडर द टेबल। फिजिकल पोजीशन की बात होगी तो ओवर अंडर का यूज होगा। क्लियर हुई इतनी बात? लेकिन फिर वही मान लो खतरे के निशान से अच्छा नदी किस लेवल बह रही है, इट इज फ्लोइंग बिलो द डेंजर मार्क। अगर पैमाने की बात होगी, स्टैंडर्ड की बात होगी, अगर किसी पैमाने की बात होगी, स्टैंडर्ड की बात होगी, तो बिलो की बात करेंगे। क्लियर हुई इतनी बात? जैसे मान लो ये आई साइट है, इट शुड बी बिलो योर आई साइट। अब मान लो जैसे कैमरा लगाना है, ठीक है, ये कैमरा किस पोजीशन पे लगता है? कैमरा लगता है जहां पे आपकी आंखें है ना, एग्जैक्ट उस पे। वरना क्या होगा, कैमरा ऊपर लगा दूंगा तो मैं सामने देख रहा हूँ, हमेशा आपको ऐसा लगेगा सर ऐसे देख रहे हैं, और कैमरा नीचे लगा दूंगा तो हमेशा ऐसा लगेगा सर ऐसे देख रहे हैं। कैमरा राइट में लग जाएगा तो फोकस ही नहीं बनेगा। खैर, तो जरा समझना, तो अगर मैं कह रहा हूं कि कैमरा जो है एग्जैक्टली आई हाइट पे होना चाहिए, इट शुड नॉट बी बिलो योर आई लेवल और अबो योर आई लेवल। ऐसे आपने हाइट एंड डिस्टेंस में भी देखे होंगे कि आई लेवल से इतना अबो, आई लेवल से इतना बिलो। किसी फिक्स पैमाने स्टैंडर्ड की बात करते हो तो अबो बिलो आते हैं, और पोजीशन की बात करोगे तो ओवर अंडर आएंगे। क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ कि बात समझ आ गई होगी। इस पे सेंटेंसेस हैं, करके दिखा दो। हाँ जी, ये तो सारे वैसे मैंने बता ही दिया आपको। अगर पंखे की बात करोगे, मान लो ब्रिज की बात करोगे, अगर आप सेंटेंस कुछ अलग करना चाहते हो, अगर कुछ सेंटेंस अलग करना चाहते हो तो एक काम करो कि सर आपने फैन वाला एग्जांपल तो वहाँ पे ले लिया है, ऐसा कर लो ब्रिज कर लो यहाँ पे, या ब्रिज लिख देता हूँ। एक ब्रिज है तुम्हारे सर के ऊपर, एक ब्रिज है तुम्हारे सर के ऊपर। ऑब्वियस बात है, कोई इंसान की इतनी हाइट तो हो नहीं सकती कि ब्रिज टच कर रहा होगा कि ऑन योर हेड लिख दें, और इंसान का सर उतना वजन उठा भी नहीं पाएगा कि ऑन द हेड लिख दें। तो यहाँ पे पोजीशन की बात हो रही होगी तो यहाँ पे ओवर आ जाएगा। क्लियर हुआ? अच्छा, गंगा नदी बह रही है डेंजर मार्क से ऊपर, यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात करनी है, अब वो आ जाएगा। कैट जो है वो बैठी टेबल के नीचे, पोजीशन की बात करनी है, अंडर आ जाएगा। इस लाइन से नीचे मत लिखो, ये जो लाइन है ना, इसे नीचे मत लिखो। अब जैसे जैसे मैं जब स्लाइड सेट करता हूँ तो मैं नोटिस करता हूँ मेरे पास यहाँ पे मैं एंटर मार के और नीचे भी जा सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है यहाँ पे वो स्ट्रिप चल रही है जिस पे नंबर लिखा होता है। आपको कोई भी टेक्निकल इशू आए, कोई ऐप में कोई प्रॉब्लम आए, आपको कोई और इशू है, तो आपको उस नंबर पे व्हाट्सअप करना होता है। तो अब मैं उससे नीचे नहीं लिखता, आई शुड नॉट राइट बिलो दिस लेवल। इससे नीचे नहीं जाना है मुझे, वरना फिर आपको सेंटेंस दिखेगा नहीं। मुझे तो इसके नीचे देखो, यहाँ पे मैं अभी लिख रहा हूँ, ये आपको नहीं दिख रहा, लेकिन मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची है। तो प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन, इस लाइन से नीचे मत लिखो। यहाँ पे स्टैंडर्ड की बात हो रही है, समझ में आया? तो यहाँ पे अंडर की बात नहीं हो रही, ध्यान रखना। अंडर आप किसी चीज, किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट के नीचे होने चाहिए हो, तब अंडर आएगा। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो लाइन है ना, इससे नीचे, तो आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, यहाँ पे अंडर मत लगा देना, यहाँ पे बिलो आएगा। चलो जी, बाय विद को देख लो। एक काम करो, पहले आप ट्राई करो, आसान होता है बाय विद, फिर मैं बताता हूँ कुछ डिफरेंसेस है। अच्छा, पैसे में बाय लगेगा, के साथ वाले मीनिंग में विद लगेगा, के बगल में मीनिंग में बाय लगेगा, है ना, इंस्ट्रूमेंट के लिए विद लगेगा, ये इसकी थ्योरी है। फिर से बताऊंगा, एक बार आप ट्राई करना।
हाँ जी, पहले वाले यूज को तो मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है कि पैसिव में आपको डूअर दिखाना होता है। ही वॉज पनिश्ड बाय हिज मदर, ना कि विद हिज मदर। विद हिज मदर से तो मतलब हो जाएगा कि उसको भी पनिशमेंट मिली और उसकी मदर को भी पनिशमेंट मिली, है ना। फिर बाय लगा के असली डूअर कोई और लिखना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात कि पैसिव के अंदर डूअर दिखाने के लिए बाय लगाना पड़ता है आपको। तो मोटरसाइकिल को चलाया जा रहा था उस छोटे से गंजे आदमी के द्वारा। अब ऐसा थोड़ी होगा कि मोटरसाइकिल को भी चलाया जा रहा है और गंजे आदमी को भी चलाया जा रहा है। कौन चला रहा है भैया इन दोनों को? क्या उसकी लुगाई? तो यहाँ पे पढ़ के पता चल रहा है कि मोटरसाइकिल को चलाया जा रहा था इसके द्वारा। पैसिव वाला मीनिंग देना है, पैसिव देना तो पैसिव में डूअर को दिखाने के लिए बाय लिखते। वॉज ड्रिवन, बी की फॉर्म प्लस V3 से ही पता चल रहा है। अच्छा, द पेपर्स कर लेना, पेपर नहीं द पेपर्स, यहाँ पे करना पेपर्स, कागजात। कागजात साइन किए गए, द पेपर्स वर भी करना पड़ेगा यार, टाइपिंग एरर रहेगा ये टाइपिंग एरर मानना, ठीक है। द पेपर्स वर साइंड, कागजात साइन किए गए उसके द्वारा। फिर से वही बात, पैसिव है, बी की फॉर्म प्लस V3 है, मीनिंग से पता चल रहा है पैसिव करना है तो फिर बाय से होगा। द पेपर्स वर साइंड बाय हर, उसके द्वारा कागजात साइन किए गए थे एक पार्कर पेन से। इंस्ट्रूमेंट जब आप दिखाते हो कोई चीज़, जब आप किसी औजार की मदद से करते हो, इंस्ट्रूमेंट। आई एम राइटिंग विद द पेन, ना कि बाय ए पेन। इंस्ट्रूमेंट के लिए आता है जी विद। और एक ये फ्रेज होता है, एक ये फ्रेज होता है इन इंक। इंक के लिए इन आएगा, बाय इंक या विद इंक नहीं आएगा, ध्यान रखना। इंक के लिए एक आपने सुना भी होगा, ईडीएम भी होता है, इन ब्लैक एंड ब्लू, मतलब लिखित में लेना, है ना। इंक के साथ याद रखना इन आता है, इंक के साथ याद रखना कि इन आता है। तो यहाँ पे मैंने दो बातें बताई कि पैसिव के लिए बाय आएगा, वही पैसिव के लिए बाय आ गया, इंस्ट्रूमेंट के लिए विद आएगा और इंक के लिए इन आएगा। अब होता ना जैसे एक वो होता ना बिसाइड के बगल में, उसमें तो अक्सर बिल्कुल सट के बैठते हो। जैसे मान लो पेड़ है, पेड़ के ऐसे सट के बैठे हो, ठीक है। कोई पर्सन है उसके बिल्कुल बगल में बैठे हो। लेकिन मान लो कोई बंदा ऐसे बैठा है, जैसे ये लेक है और वो बंदा यहाँ बैठा है, तो यहाँ बिसाइड तो लगा नहीं पाएंगे। जब होता ना उसके आसपास, उसके आसपास बैठे हो, नियर जैसा आप कह सकते हो, आप कह सकते हो नियर जैसा। अब नियर का ही सब्स्टिट्यूट आप इसको समझ सकते हो, लेकिन नियर में थोड़ा सा और दूर के लिए भी नियर लग जाता है। नियर तो जैसे होता ना 500 मीटर के लिए भी नियर लगा दोगे, उतना दूर भी नहीं। आप इसको ऐसे समझो कि अगर ये बंदा बिल्कुल सट के बैठा होता किसी चीज़ के तो बिसाइड हो जाता। थोड़ा सा दूर है तो फिर आपको यहाँ पे करना पड़ेगा अपना बाय द लेक। ही वॉज सिटिंग बाय द लेक, मतलब लेक के बगल में। और अगर मान लो 500 मीटर 1 किलोमीटर भी होता तो अपन लगाते हैं नियर द लेक बैठा था वो, समझा। तो डिस्टेंस की बात है यहाँ पे। बाय द लेक का मतलब होता है लेक के बगल में। ही वॉज सिटिंग बाय द लेक, अब ऑब्वियस बात है लेक के साथ तो बैठेगा नहीं, लेक कोई पर्सन थोड़ी जिसके साथ ये जाके बैठ गया, तो यहाँ पे बाय द लेक लगाना पड़ेगा। उसको मान लो वो नाराज होकर घर से चला गया, तो घर वालों ने पूछा कहाँ मिला भाई ये? भैया है लेक के बगल में बैठा था, जब हमें मिला ना लेक के बगल में बैठा था। और के साथ वाला जब मीनिंग देना, वो अपने छोटे भाई के साथ खेल रहा है या खेल रहा था, ऑब्वियस बात है विद आएगा। छोटे भाई के द्वारा खेल रहा था तो मत कर देना, कहीं तो पता चलो कि छोटे भाई को तुमने खिलौना बना लिया, ऐसे मत करना, है ना। तो सिंपल सी बात ये कि बाय और विद के अंदर क्या फ़र्क है। पैसिव वाला मीनिंग, पैसिव में के द्वारा वाला मीनिंग देना और डूअर दिखाना तो बाय लगाते हैं, इंस्ट्रूमेंट के लिए विद लगाते हैं। के बगल में वाला मीनिंग आए तो बाय लगाते हैं, के साथ वाला मीनिंग आए तो विद लगाते हैं। ये बाय और विद का डिफरेंस है। नेक्स्ट पर आ जाइए, एट और इनको देखिए। एक बार आप ये जो लिखा हुआ है इसको पढ़ के ना इन सब में सोचिए क्या आएगा। पहले आप सोचिए फिर मैं बताता हूँ। ईजी है, सिंपल सी याद करने वाली बात है, मैक्सिमम लोगों ने आपने पढ़ भी रखी होगी। पढ़ना एक बार। तो इसमें फंडा ऐसा है भाई, होता क्या है कि जैसे आपने अक्सर सुना होगा जब आप एड्रेस लिखते हो तो ऐसे नहीं बोलते कि छोटे वाला जो एड्रेस होता है उसको पहले लिखो ऐट लगा के, और फिर बड़ा एड्रेस होता है फिर उसको इन लगा के लिखो। यानी मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, मान लो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं
शक्ति नगर में रहता हूँ और इस डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, ठीक है। तो मुझे कहना पड़ेगा आई लिव एट शक्ति नगर इन सिरसा। मेरी बात आ रही है समझ में? तो कहने का मतलब क्या है कि जो छोटा एड्रेस होगा उसको आपको ऐट से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बड़े एड्रेस को आपको इन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये बात तो आपने सुनी रखी है। तो यहाँ पे इन आ जाएगा और यहाँ पे ऐट आ जाएगा। जब आप दो एड्रेस लिखते हो तो छोटे वाले के साथ ऐट लगाते हो और उसको पहले लिखते हो और बड़े वाले के साथ इन लगाते हो। और फ्लोर के लिए तो मुझे लगता है, देखो ऑब्वियस बात है, इस फ्लोर पे रहता हूँ, ये बात तो मुझे लगता है सबको ही पता होगा कि फ्लोर के केस में तो आपको ऑन ही लगाना पड़ेगा। आई लिव ऑन द 7th फ्लोर एट ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट इन लंडन। क्लियर हो इतनी बात? ऐसे इसके अंदर आप देख पा रहे हो टोंक फाटक और जयपुर, तो टोंक फाटक छोटा एरिया तो इसमें ऐट आ जाएगा और यहाँ पे इन आ जाएगा। आ रही बात समझ में? अच्छा जी, एक छोटा सा ऐट के बारे में देखता हूँ, शायद आगे है तो ठीक है, नहीं तो यहीं बता देता हूँ। ऐट का ना एक यूज़ और भी होता है, जैसे आप कंप्यूटर टेबल की अगर बात करोगे, ऐट का एक यूज़ और भी है, ध्यान रखना। अगर मैं कहूँ ही वॉज सिटिंग एट द, और लिख दूँ क्या यार, ये बीच में कट सा जाएगा, नहीं यहाँ लिखता हूँ, रुको। He was sitting at the कंप्यूटर टेबल या डाइनिंग टेबल, कुछ भी लिख लो। ये वाला जब मीनिंग देना होता है ना, जैसे ऑब्वियस बात, आप कंप्यूटर टेबल के ऊपर चढ़ के नहीं बैठोगे। अगर किसी ने यहाँ पे ऑन लगा दिया ना, ही वॉज सिटिंग ऑन द कंप्यूटर टेबल, तो मतलब हो जाएगा वो टेबल पर चढ़ के बैठ गया। आप टेबल पर चढ़ के नहीं बैठे हो, कंप्यूटर आपके सामने है, बेसिकली आप कंप्यूटर टेबल पे काम कर रहे हो। वो जो कंप्यूटर टेबल है ना, उसके पास आप काम कर रहे हो। ऐसे डिनर टेबल के ऊपर खाना रखा जाता, आप डिनर टेबल के ऊपर नहीं बैठ जाते हो। ऐसे मीनिंग देने के लिए भी आप एट का यूज करते हो। दे वर सिटिंग एट द डिनर टेबल, ही वॉज सिटिंग एट द कंप्यूटर टेबल, ही वॉज वर्किंग एट द कंप्यूटर टेबल। तो इसमें एट आता है। एट बेसिकली आप समझ सकते हो कि उस पोजीशन, उस एरिया को दिखाने के लिए यूज, जैसे अपन कहते हैं ना कहाँ पे हो तुम, तो आई एम एट द स्कूल। तो एट उस एरिया को दिखाने के लिए आता है कि कंप्यूटर टेबल का जो एरिया है ना, उस एरिया में बैठा है वो। डाइनिंग टेबल का जो एरिया है ना, वो उस एरिया के अंदर बैठा है। ऐसे स्कूल का जो एरिया है ना, उसके अंदर है वो। मेरी बात आ रही समझ में? स्कूल एज अ बिल्डिंग आप इमेजिन करो, रूम के तो मैं अंदर हूँ, इन द रूम, लेकिन अगर आप स्कूल के पूरे एरिया को रिप्रेजेंट करोगे तो फिर एट लगाते हैं। तो इसीलिए जैसे होता ना, मैं फंक्शन, आई एम एट अ फंक्शन, इन नहीं लगाते वहाँ पे। बेसिकली फंक्शन जिस एरिया में हो रहा है ना, उस एरिया में हुए। एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एट का यूज होता है, ये थोड़ा सा याद रखना है ना। अच्छा, अब इनमें आपका क्या मन किया, क्या लगा दें? आई वॉज वॉकिंग, क्या लगाएं इसमें? इसमें मैं आपको बता दूं, पेपर में नहीं आएगा लेकिन वैसे बता रहा हूं, सारे ठीक है, ऑल आर करेक्ट। आप कहना चाहते हो वो गली में चल रहा था, ही वॉज वॉकिंग इन द स्ट्रीट। वो गली के साथ साथ चला था, यानी जैसे जैसे गली है वैसे वैसे, मतलब उसके ऊपर नहीं चल रहा है, साइड से पे जो होता ना पैदल चलने का रास्ता होता है, वहाँ पे ऐसे चले जा रहा है अलोंग द स्ट्रीट। अब कई बार क्या होता है, रोड में थोड़ी सी चढ़ाई होती है, या इसको ऐसे भी कहते हैं अपन कई बार, जैसे मेरे रेफरेंस से वो बंदा मुझसे दूर जा रहा है, तो ही वॉज वॉकिंग अप द स्ट्रीट। और ऐसे मैं देख रहा हूँ कि वो मेरे पास आ रहा है, ही वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। अप डाउन के दो मतलब हो सकते हैं, एक तो मान लो कि रोड के अंदर चढ़ाई है तो भी कह सकते हो ही वॉज वॉकिंग अप द स्ट्रीट, और ढलान की तरफ आ रहा है तो ही वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट। और अप डाउन ऐसे भी लगा लेते हैं, मान लो मैं यहाँ खड़ा हूँ, वो मुझसे दूर जा रहा है तो ही वॉज वॉकिंग अप द स्ट्रीट। कोई मेरे पास आ रहा है, ही वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, ऐसे भी लगा लेते हैं अपन। तो ये सारे ठीक है, सब में हल्का हल्का मीनिंग में फ़र्क है। एक में तो अच्छा वो गली में चल रहा है, वो गली के साथ साथ चल रहा है, वॉकिंग अप द स्ट्रीट, डाउन द स्ट्रीट मैंने आपको समझाई दिया। यहाँ ये चारों ठीक है, पेपर में कभी इकट्ठे ऑप्शन नहीं आते हैं, बताया इसलिए क्योंकि होता क्या ना, कहीं आपने मान लो नॉवल पढ़ रहे हो, कुछ लिखा देख लिया, ही वॉज वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट, आपको वहाँ पे डाउन अजीब लगेगा, लेकिन अब मेरे बताने के बाद आपको ठीक लगने लग जाएगा। तो ध्यान रखना कि ये वाला जो है ना, इसमें चारों ठीक है। इसको देख लो जरा,
ये याद ही करने की बातें हैं कि डॉन डस्क इन सब के साथ आपको एट लगाना है। डॉन का मतलब होता है बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम, एट द क्रैक ऑफ द डॉन आपने सुना होगा। डस्क का मतलब संध्या का टाइम, एट द डे ब्रेक, एट सनराइज, एट नून, एट सनसेट, एट नाइट, एट मिडनाइट, इन सब के साथ क्या लगता है जी? एट लगता है। और ये जो वर्ड होते हैं टुडे, टुमारो, येस्टरडे, द फॉलोइंग डे, सब एडवर्ब होते हैं। एडवर्ब के साथ ऑन नहीं आता है तो आप पहले पढ़ चुके हो, है ना। अच्छा जी, मॉर्निंग इवनिंग के साथ तो इन आता है, आई विल सी यू इन द इवनिंग, आई विल सी यू इन द मॉर्निंग। लेकिन अगर उसके साथ डेट दे दूं या डे दे दूं, संडे मॉर्निंग, 7 नवंबर मॉर्निंग, ऐसे लिख दूं तो फिर ऑन लगाना पड़ जाता है। इसको आप एग्जांपल से समझो। कहाँ गया? ये वाला है शायद इसमें ना, एक बार इसको देखना, इन तीनों में अपने आप भरना, फिर डिस्कस करते हैं। इसी के हैं ये जो ये अभी पढ़ा ना, बेसिकली टुडे, टुमारो, द नेक्स्ट डे, द प्रीवियस डे, द कमिंग डे, इनके साथ आपको ऑन प्रीपोजिशन नहीं लगानी है, ये अपने आप में एडवर्ब बन सकते हैं। ये वाले जो डस्क, डॉन, मॉर्निंग इवनिंग तो नहीं, सॉरी, नाइट, अपने ये सनराइज, एट नून, सनसेट, इनके साथ एट लगाना है, मॉर्निंग इवनिंग के साथ इन लगाना है। लेकिन मॉर्निंग इवनिंग के साथ अगर डेट या डे मेंशन कर दूं तो फिर वो उनके हिसाब से लगेगा, नहीं डेट डे के हिसाब से क्या आता है? ऑन आता है, फिर ऑन लगाना पड़ जाता है। करो ट्राई। जिनको भी ये थोड़ा अजीब लग रहा है, थोड़ा बोरिंग लग रहा है, टेंशन मत लो, इस पे कोई खास सवाल आते नहीं है। ठीक है, स्कूल लेवल वगैरह पे स्कूलों में ज़रूर पढ़ाई जाती हैं ज़्यादा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें इतने सवाल आते नहीं हैं। आपको मैं काफ़ी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन जो दूंगा, आप नोटिस करना कि इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड आपको फिक्स प्रीपोजिशन पे काफ़ी मिलेंगे, लेकिन ये वाले इस टाइप वाले जो होते हैं, ये वालों पे सवाल आपको काफ़ी कम दिखेंगे। करो ट्राई। इसमें तो आंसर लिखे हुए हैं, बस आपको बताया हुआ कि टाइम के लिए क्या आता है? एट आता है। मंथ के लिए इन आता है, ईयर के लिए इन आता है, डे के लिए ऑन आता है, और डेट के लिए भी ऑन आता है। ठीक है, जब आप कहोगे 3 बजे तो एट 3 o'clock, और अगर आप मंथ लिखोगे इन जनवरी, इन फेबररी, आप ईयर लिखोगे इन 2022, इन 2040, आप डे लिखोगे ऑन संडे, ऑन मंडे, ऐसी आप डेट लिखोगे ऑन 7 October, ऑन 7 December। तो ये बातें आपको पता ही है, इसमें कोई एरर नहीं है। आई एम हैविंग डिनर विद रेचल, मैं डिनर कर रहा हूँ रेचल के साथ कल। आई विल बी हैविंग कर दो या आई हैविंग कर दो, आई एम हैविंग कॉन्टिन्यूस टेंस भी फ्यूचर को दिखा देता ना, याद करो वही वाली बात है। टुमारो के साथ ऑन लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अपने आप में एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये बात अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेट्स मीट ऑन संडे मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग को मिलते हैं इस इश्यू को डिस्कस करने के लिए। अब मॉर्निंग के साथ वैसे तो इन आता है, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, लेकिन अगर आपने यहाँ पे डे लिख दिया या फिर कोई डेट लिख दी तो फिर आपको ऑन लगाना पड़ जाता है। अगर यहाँ पे इन लिखा होता ना, यहाँ पे अगर इन होता तो वो गलत होता, ऑन यहाँ पर सही है। अगर मैं यहाँ पे इन लिखता तो वो गलत हो जाता। इसको मैं नो एरर ही कर देता हूँ, तुम पता नहीं यार क्या नोट कर लोगे भाई, तुम्हारा को भरोसा नहीं। मॉर्निंग इवनिंग के साथ वैसे इन आता है, लेकिन अगर उसके साथ डेट या डे लिख दूं, संडे मॉर्निंग, ट्यूसडे इवनिंग, ऐसा कर दूं तो ऑन लगाना पड़ जाएगा। बिफोर और इन फ्रंट ऑफ देख लो, एक तो बिल्कुल ऑब्वियस सा है, वो तो सबको ही आता होता है ना, कि बिफोर लगता है टाइम के लिए। अगर मैं कहूँ कि 5 बजे से पहले पहुंच जाऊंगा तो बिफोर 5 PM कहोगे, इन फ्रंट ऑफ 5 PM नहीं कहोगे। एक दूसरा जो है, उसने गाड़ी लगा दी भाई हमारे घर के आगे, तो बिफोर आर गेट नहीं कहोगे, इन फ्रंट ऑफ आर गेट कहोगे। ये दोनों तो बिल्कुल ऑब्वियस वाले है ना। और एक बिफोर का मतलब होता है किसी के समक्ष, जैसे उसने गवाही दी बिफोर द जज, जज के समक्ष वाला, किसी के सामने कुछ चीज प्रस्तुत करना, वो मीनिंग में भी बिफोर आता है। ठीक है, एक बार आप पढ़ो फिर मैं बताता हूँ। 10 ही मिनट की क्लास रहेगी, टेंशन मत लो, और लंबी नहीं है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। देखो जरा जल्दी से।
अपनी गाड़ी मत लगाओ हमारे गेट के आगे। पोजीशन की बात करनी तो इन फ्रंट ऑफ आ जाएगा। इंडिया ने टेररिज्म का मुद्दा उठाया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा उठाया यूएन के समक्ष। अब के समक्ष वाला मीनिंग देना यहाँ पे, है ना, कि जो यूएन के डेलीगेट्स थे उन सब के समक्ष, किसी के समक्ष कोई चीज़ प्रस्तुत करना, तो उसके लिए क्या आता है जी, बिफोर आता है। उसने काम पूरा कर लिया था उसके पिताजी के आने से पहले। टाइम की बात करनी है तो टाइम तो ये कर ही नहीं पाएगा, टाइम तो ड्यू टू, ओइंग टू, इसको देख लो। ड्यू टू, ओइंग टू दो प्रीपोजिशन होती हैं, इनका कारण बताने के काम आती हैं। इनका मतलब बिकॉज ऑफ वाला होता है। ड्यू टू, ओइंग टू दोनों का मतलब होता है बिकॉज ऑफ, किसी चीज़ के कारण। ड्यू टू, ओइंग टू दोनों ही क्या बताते हैं, किसी चीज़ के कारण। जहाँ भी ड्यू टू लग सकता है, जहाँ भी ओइंग टू लग सकता है, बिकॉज ऑफ आ ही सकता है। जैसे था ना, बिकॉज वाला सेंटेंस याद करो, ही गॉट सक्सेस इन हिज लाइफ बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क। उसको सक्सेस मिली उसकी ज़िंदगी में उसके हार्ड वर्क की वजह से। किसी चीज़ का कारण बताने के लिए बिकॉज ऑफ आता है, और ये बिकॉज ऑफ ही इन दोनों का मीनिंग होता है, लेकिन इनमें आपस में डिफरेंस है। बिकॉज ऑफ तो दोनों जगह आ सकता है, जहाँ ड्यू टू आए जहाँ ओइंग टू, बिकॉज ऑफ दोनों जगह आ सकता है, लेकिन इनमें आपस में थोड़ा डिफरेंस है। ओइंग टू के साथ जब नाउन लगाते हो, आपको याद होगा प्रीपोजिशन के साथ नाउन लगने से एडजेक्टिव या एडवर्बियल फ्रेज बनते हैं। ओइंग टू के साथ जब आप नाउन लगाते हो तो एक एडवर्बियल फ्रेज क्रिएट होता है। ड्यू टू के साथ जब आप नाउन लगाते हो तो एक एडजेक्टिवल फ्रेज क्रिएट होता है। अब इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, याद करो, अगर लिंकिंग वर्ब के बाद लगाना होगा तो एडजेक्टिव आएगा कि एडवर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा। तो लिंकिंग वर्ब के बाद अगर आपको फ्रेज पुट करना है तो किससे बनाओगे, ड्यू टू से बनाओगे। और अगर कोई एडजेक्टिव चाहिए ही नहीं, नॉर्मल एडवर्बियल फ्रेज चाहिए, तो फिर ओइंग टू से बनाओगे। एक बार ये दो सेंटेंस पढ़ो, आएगा समझ में। अब देखो जरा, नीचे वाले से पहले समझते हैं। द कैंसलेशन ऑफ एग्जाम वॉज, जो कैंसलेशन थी ना एग्जाम की, जो एग्जाम की कैंसलेशन थी, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि कैंसलेशन सब्जेक्ट है और प्रीपोजिशन एग्जाम इसका ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे वॉज लिंकिंग वर्ब, जो कैंसलेशन थी एग्जाम की वो इस वजह से थी। अब वॉज लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद तो एडजेक्टिवल फ्रेज बनता है, एडजेक्टिवल फ्रेज बनता है तो फिर ओइंग टू से नहीं ड्यू टू से बनेगा। ये जो आप फ्रेज बनाओगे ये एक एडजेक्टिवल फ्रेज बनेगा जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की तरह से काम करे। आई बात समझ में। अब इस सेंटेंस को अगर देखोगे, द एग्जाम वॉज कैंसल्ड, एग्जाम सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, पैसिव में। अब यहाँ तो कोई एडजेक्टिव की जरूरत है नहीं, यहाँ पे एडवर्ब आ सकता है। तो यहाँ पे आप लिखोगे ओइंग टू हैवी रेन्स द एग्जाम वॉज कैंसल्ड। अगर लिंकिंग वर्ब के बाद लिख रहा हूँ तो ड्यू टू से बनाओ, और वैसे कहीं और आपको स्ट्रक्चर में दिखे तो ओइंग टू से बनाओ। इसीलिए आपने कुछ बुक्स के अंदर पढ़ा होगा कि ड्यू टू से जनरली सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती। क्यों? क्योंकि ड्यू टू अक्सर कहाँ पे आएगा, लिंकिंग वर्ब के बाद आएगा, तो वो आपको सेंटेंस के शुरू में नहीं दिखता जनरली। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, नोट्स में इसको लिखना ऐसे ही। कुछ याद है मैंने आपको जो पढ़ाया था अपना ईच अदर और वन अदर के बारे में। मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार ईच अदर और वन अनदर एक ही माने जाते हैं। पेपर में इनको तभी मार्क करना जब सेंटेंस में कोई और एरर ना दिखे। सेम बात इनकी है कि मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार ड्यू टू और ओइंग टू में कोई डिफरेंस नहीं है। इनको पेपर में इनका एरर तभी मार्क करना जब सेंटेंस में कोई और एरर ना दिखे, और ऐसा 2-3 एग्जाम में हो चुका है। हुआ क्या, सेंटेंस की शुरुआत कर दी ड्यू टू से। बच्चा तो रट के गया हुआ था कि ड्यू टू से तो सेंटेंस की शुरुआत होती नहीं, फलानी किताब में लिखा हुआ है। उसने ए पार्ट में एरर मार्क कर दिया, आगे सेंटेंस पढ़ा ही नहीं जबकि एरर आगे था। तो ध्यान रखना है, जो ड्यू टू ओइंग टू के बारे में बात बताई कि लिंकिंग वर्ब के बाद लगाना हो तो ड्यू टू लगाना, सेंटेंस के शुरू में लगाना हो तो ओइंग टू लगाना,
ये बात तभी लगाना पेपर में, इस एरर को तभी मार्क करना जब सेंटेंस में आपको कोई और एरर नज़र ना आ रहा हो, ठीक है, क्योंकि मॉडर्न इंग्लिश के अनुसार ये सिनोनिम हो गए अलाउड है। अब बिकॉज ऑफ दोनों जगह आ सकता है, बिकॉज ऑफ यहाँ भी आ सकता है, बिकॉज ऑफ यहाँ भी आ सकता है। बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स द एग्जाम वॉज कैंसल्ड, द कैंसलेशन ऑफ एग्जाम वॉज बिकॉज ऑफ हैवी रेन्स, बिकॉज ऑफ दोनों जगह आ सकता है, ठीक है। चलो जी लास्ट पे आ जाइए। ये जो बातें ये अक्सर किताबों में दी होती हैं, लास्ट वाली जो 2 बातें मैं बोल रहा हूँ ये अक्सर किताबों में दी होती हैं, इसलिए मैंने स्लाइड में इंक्लूड कर लिया, वरना इन पे कोई एरर वेरर आता नहीं, ठीक है। अमंग, पहले तो समझो कि ये जैसे मैं आपको दिखाता हूँ ये 4 स्लाइड, अमंग और अमंगेस्ट, एमिड और एमिडेस्ट, ठीक है। ये 4 स्लाइड की मैं बात कर रहा हूँ। एग्ज़ाम में इन पे कोई सवाल आते नहीं है, लेकिन ये किताबों में दिए होते हैं। आप कहते हो सर फलानी किताब में लिखा हुआ आपने बताया नहीं, इसलिए बस मैंने स्लाइड डाली है, पेपर में इस पर कोई कॉन्सेप्ट बनता नहीं। पहले तो अमंग और एमिड को समझ लो। अमंग और अमंगेस्ट को समझने से पहले अमंग और एमिड में क्या डिफरेंस होता है। अमंग जो होता है ये जनरली काउंटेबल चीज़ों के साथ लगेगा, जैसे शी वॉज सिटिंग अमंग द क्रिमिनल्स। और एमिड जनरली काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ लग सकता है, वैसे वो शी वॉज सिटिंग एमिड द क्रिमिनल्स भी लिख सकते हो। और एमिड जनरली यूज होता है अनकाउंटेबल चीज़ों के लिए, जैसे शी क्लियर्ड द एग्जाम एमिड हर प्रॉब्लम्स। उसकी जो प्रॉब्लम्स थी ना उनके बीच में भी उसने एग्जाम क्लियर कर लिया। एमिड दोज ग्रूसम कंडीशंस, वो जो बहुत ज़्यादा ग्रूसम कंडीशंस थी, ही फॉट फॉर हिज सर्वाइवल। उन भयंकर परिस्थितियों के बीच में भी वो बेसिकली उसने अपने सर्वाइवल के लिए फाइट करी। ऐसी वाली जो चीज़ें होती है ना अनकाउंटेबल टाइप की, कंडीशंस हो गई, प्रेशर हो गया, ऐसी चीज़ों के लिए अपन एमिड को प्रेफर करेंगे। एमिड काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए लग जाता है। अमंग जो है जनरली काउंटेबल के साथ आपको नजर आएगा। एमिड और अमंग में तो ये डिफरेंस है, ठीक है। अमंग और अमंगेस्ट में क्या डिफरेंस है, दोनों का मीनिंग सेम है, किसी चीज़ के बीच में लार्जर ग्रुप का पार्ट होना, ये उसके मतलब है। बस देखो इधर क्या लिखा हुआ, अमंगेस्ट इज समटाइम यूज्ड एन अल्टरनेटिव टू अमंग, इट इज़ मोर फॉर्मल एंड लेस कॉमन। ये थोड़ा ज़्यादा फॉर्मल है, इसलिए आपको जनरली राइटिंग वगैरह में अमंगेस्ट दिखाई नहीं देता, अमंग दिखाई देता है। सही दोनों होते हैं, सिर्फ प्रेफरेंस की बात है। ऐसा कोई सेंटेंस नहीं है जहाँ पे अमंगेस्ट ही आएगा और अमंग गलत हो जाएगा, पेपर में आपको कभी नज़र नहीं आएगा। सिर्फ प्रेफरेंस की बात है। क्या प्रेफरेंस की बात है कि अगर आपको वोवल साउंड से पहले लगाना हो तो अमंगेस्ट लगाया करो, कॉन्सोनेंट से पहले लगाना हो तो अमंग लगाया करो, और द आर्टिकल आ जाए तो फिर दोनों ठीक हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, मुझे लगता है कि वो जो एल्बम है वो मेरे बॉक्स की सीडी में है। अब ये कैसी साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है। कॉन्सोनेंट साउंड है तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, प्रेफर अमंग होगा। तुम्हारी जो डॉटर है वो टॉप 10% में, अब यहाँ पे द आर्टिकल आ गया, द आर्टिकल है तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। मैंने कुछ फेमिलियर फेसेस देखे उस क्राउड में, फिर से द आर्टिकल आ गया तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। द येलो रोजेज आर अमंग ऑल द येलो रोजेज आर अमंगेस्ट ऑफ ऑल द अदर्स। ये कुछ सेंटेंस कुछ और लिखना चाह रहे होंगे, देख लेना इसको, मतलब कुछ सेंटेंस और बना लेना। मेन फंडा यहाँ पे ऑल क्या है, वोवल साउंड है। वोवल साउंड है तो अमंगेस्ट प्रेफर हो जाएगा। ही डिवाइडेड द कंट्री, कंट्री तो मत बांटो यार, अपनी वेल्थ बांट लो। ही डिवाइडेड हिज वेल्थ। अब कोई राजा वाजा हो जिसकी पूरा देश ही उसका तो बात हो रहा है, ठीक है। ही डिवाइडेड हिज वेल्थ, अपने बेटों के बीच में उसने वेल्थ बांट दी। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, प्रेफर इस बार क्या होगा, अमंग हो जाएगा। इतनी सी बात, सिर्फ प्रेफरेंस की बात है। पेपर में सवाल इस पर नहीं आएगा, सिर्फ इसलिए यहाँ पे लिख दिया है क्योंकि किताबों में लिखा होता है। फंडा फिर से इतना है, कॉन्सोनेंट साउंड हो तो अमंग प्रेफर करें, वोवल साउंड है तो अमंगेस्ट प्रेफर करें, द आर्टिकल हो तो दोनों सही हो जाते हैं। सेम ऐसी बात एमिडेस्ट के लिए, कॉन्सोनेंट साउंड हो तो एमिड आएगा, वोवल साउंड हो तो एमिडेस्ट आएगा। सेम बिल्कुल डिट्टो वही बात, प्रेफरेंस की बात है सिर्फ और सिर्फ। फ्लोर पे वो जो ढेर था किताबों का, उनके बीच में था एक एनवेलप। अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, प्रेफर करो इसको। न्यू परफ्यूम जो है वो लॉन्च किया गया ए फैन फेयर में, वोवल साउंड है, वोवल साउंड है तो प्रेफर ये होगा, सही है भी है। बिल जो है वो पास किया गया ये शोरगुल के बीच में, पेंडेमोनियम मतलब शोरगुल। अब यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है, सही ये भी है, ये भी है, प्रेफर ये होगा।
वो बैठे थे हमारे बीच में और हमारे ही बारे में अलग गलत बात कर रहे थे। अस क्या है, वोवल साउंड है, प्रेफर ये होगा। इतनी बात है। फिर बता रहा हूँ, अमंग, अमंगेस्ट, एमिड, एमिडेस्ट में कोई सवाल आते नहीं है, सिर्फ किताबों में दिया होता है। सिर्फ प्रेफरेंस की बात है तो मैंने भी लिख दिया कि वोवल आए तो ये एस वाले प्रेफर होते हैं, एमिडेस्ट, अमंगेस्ट। कॉन्सोनेंट आए तो दूसरा प्रेफर होता है। इतनी सी इसके अंदर बात है। क्लियर होगी। इसके साथ अपना ये जो पोर्शन था जिसके अंदर इन, इनटू, ऑन टू पे जो सवाल कुछ बन सकते हैं, वो वाला पोर्शन भी मैंने आपका डिस्कस कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर जो मैंने आपको बताया ना कि डाई के साथ इन भी आता है, डाई के साथ ऑफ भी आता है, मेड के साथ ऑफ भी आता है, मेड के साथ फ्रॉम भी आता है, इस टाइप वाले जो कॉन्सेप्ट है उनके लिए एक वीडियो आएगी आपके पास। और ऐसे ही जो फिक्स प्रीपोजिशन है, जैसे फॉन्ड के साथ ऑफ आता है, इंसिस्ट के साथ ऑन आता है, सक्सीड के साथ इन आता है, इस टाइप वाली, ये बेसिकली प्रीपोजिशन किसके साथ कौन सी लगती है उसी का पार्ट है। कह सकते हो कि वोकैब है, तो पहले ही तैयार रहिएगा कि थोड़ी सी बोरिंग होंगी लेकिन करनी है। क्या करें, पेपर में आती भी बहुत है। और इनके जो मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन डालूंगा ना, उसके अंदर ऐसे लिखा होगा यह है एक फिक्स प्रीपोजिशन है, उसका कोई लॉजिक नहीं होगा आपको कि फॉन्ट के साथ ऑफ क्यों आता है। अगर मैं देखो बेवकूफ़ बनाना है तो मैं 5, 10, 20 के लॉजिक दे सकता हूँ। मैं भी यूट्यूब पे वीडियो बना सकता हूँ, कि कौन कहता है प्रीपोजिशन के लॉजिक नहीं होते। 4 ऐसे सेंटेंस ले दूंगा, उसके अंदर उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। इंसिस्ट ऑन, किसी चीज पे दबाव डालना, किसी चीज पे इंसिस्ट करना। सक्सीड इन, किसी चीज में सफल होना, इन आएगा। ऐसे करके 5-10 के लॉजिक देके और वो 5-10 सेंटेंस में भी डिस्कस कर सकता हूँ। लेकिन आप ओवरऑल अगर सिनेरियो देखोगे तो फिक्स प्रीपोजिशन रीडिंग से ही याद होती हैं। जितना जो बच्चा रीडिंग करता है उसकी फिक्स प्रीपोजिशन याद होती चली जाती है। फिर भी मैं अपनी तरफ से जो एग्ज़ाम में ज़्यादा आती हैं 150 की आपको वीडियो बना के दूंगा और 350 की आपको PDF प्रोवाइड करूंगा जो एग्ज़ाम में ज़्यादा आती है। तो बेसिकली इन 5 क्लासेज जो अपनी प्रीपोजिशन की होगी, इससे एग्ज़ाम में जो ज़्यादा आने वाला पोर्शन है वो आपका कवर हो जाएगा। लेकिन फिर बता रहा हूँ फिक्स प्रीपोजिशन के बच्चे को ट्रिक नहीं है, प्योर वोकैब की बात है। जितना जो ज़्यादा रीड करता जाएगा उसको अपने आप ही समझ आता जाएगा कि यहाँ पे ये नहीं, ये आएगा। क्लियर हुई इतनी बात। अब जैसे अब अगर जो लॉजिक ही बताना है तो जैसे एक्यूज़ है ना, किसी का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन अब मैं ज़बरदस्ती का ऐसे मैं भी वीडियो बना सकता हूँ। एक्यूज़ है जैसे, अब एक्यूज़ के साथ ऑफ आता है, ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ। बोलने सुनने में बहुत अच्छा लगे, ही वॉज एक्यूज्ड फॉर, उसको उस चीज़ के लिए एक्यूज़ किया गया है ना। तो फिर एक्यूज़ के साथ ऑफ क्यों आ रहा है। अब ज़बरदस्ती के लॉजिक ठूसने हैं तो वो 5-10 पीस के ही बन पाते हैं, सबके नहीं बन पाते। तो मैं वो ऐसी कोई शुरुआत ही नहीं करना चाहता जिससे आपके मन में कुछ फॉल्स होप जगे कि सर तो हमें हर वर्ड के प्रीपोजिशन का लॉजिक बता देंगे, क्योंकि है नहीं सबका। ठीक, जितना आपको इसमें कराया जा रहा है उससे एग्जाम में आपका अच्छा खासा पोर्शन आपका कवर हो जाएगा। ठीक, थ्योरी प्लस प्रैक्टिस से। आज के लिए गुड नाइट। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर्स अच्छे लग रहे होंगे। अब ज़्यादा दिन की ग्रामर बची नहीं है, समेटना शुरू करिए। कोर्स को बार बार रिवाइज करके वो जो बार बार प्रैक्टिस सेट है उनको लगाना शुरू करिए। ठीक है जी, गुड नाइट।